प्रवेश कर चुके हैं हिंदी नॉवेल मास्टर की उस गुप्त दुनिया में, जहां कहानियां सिर्फ लिखी नहीं जाती, जाग उठती है। यहां हर छाया के पीछे एक रहस्य छिपा है, हर कदम पर एक अनसुनी फुसफुसाहट, और हर कहानी आपको उस अंधेरे दरवाजे तक ले जाती है जिसे खोलने की हिम्मत हर किसी में नहीं होती। डिस्क्लेमर: इस संसार के सभी पात्र, घटनाएं और स्थान कल्पना के धुएं से जन्मे हैं। इनका किसी वास्तविक व्यक्ति, संस्था या घटना से कोई संबंध नहीं है। यदि कोई समानता लगे तो याद रखिए, संयोग भी कभी कभी कहानी का हिस्सा बन जाता है। ये सामग्री केवल मनोरंजन और कल्पनाओं की रहस्यमयी यात्रा के लिए है। अध्याय 325 कार्य शब्दों से बड़े होते हैं, घोषणा पर जान लेना। तेरी ये हथेली विद्या तो बस कच्ची ताकत पर टिकी है, मगर अफसोस तेरी देह की शक्ति नाकाफी है। ऐसी दमदार हथेली विद्या को यूं ही बर्बाद कर रहा है, रणवीर रायचंद ने ठंडे लहजे में कहा, फिर मुट्ठी में जोर लगाया और सीधे शौर्य मेहता की छाती पर वार किया। धड़ाम! शौर्य मेहता तुरंत उड़ गया, दर्जनों मीटर दूर जाकर गिरा। मैंने तुझे मौका दिया था कि भाग जा, मगर तू खुद मरने पर तुला है, तो मैं तेरी ख्वाहिश पूरी कर दूंगा, रणवीर ने बेरहमी से कहा और शौर्य की तरफ बढ़ता चला गया। इस वक्त शौर्य मेहता के दिल में खौफ की लहर दौड़ रही थी। उसकी शक्ति ब्रह्मस्तर की साधना रणवीर का मुकाबला बिल्कुल नहीं कर पा रही थी। मेहता परिवार के पास जो संकेत थे, उनके मुताबिक रणवीर कालसागर जाने से पहले सिर्फ शक्ति देव स्तर का था। इस बार जिंदा लौटा है तो ज्यादा से ज्यादा शक्ति ब्रह्म स्तर तक पहुंचा होगा, यानी मेरे बराबर। मगर शौर्य को भरोसा था, क्योंकि उसके पास परिवार की मजबूत नींव थी। वह शक्ति ब्रह्म स्तर में 1-2 साल से था और उसके पास ऐसी युद्ध कलाएं थी जिनकी तुलना रणवीर नहीं कर सकता। जिसने अभी अभी शक्ति ब्रह्म स्तर में कदम रखा हो, उसे मारना मुश्किल नहीं होना चाहिए था। वैसे भी उसने आधे कदम शक्ति ब्रह्म स्तर के एक बुजुर्ग को साथ लाया था, जो उसकी सुरक्षा था। सबसे बड़ी बात, शौर्य को लगता था कि प्राचीन मेहता कुल के युवा स्वामी की हैसियत से रणवीर मनस्वी तलवार सौंपने से इनकार करने की हिम्मत नहीं करेगा। हाथ उठाना तो और भी बुरा हाल। प्राचीन मेहता कुल का विरोध करने की हिम्मत कितनी बड़ी होनी चाहिए। मगर रणवीर ने न सिर्फ मनस्वी तलवार देने से मना किया, बल्कि हमला बोल दिया बुजुर्ग चंदन मेहता, और उसे एक के बाद एक बुरी तरह घायल किया। अब तो उनकी जान तक लेना चाहता है। उसकी ये बड़ी हैसियत रणवीर की नजरों में हवा हवाई थी। धड़ाम धड़ाम रणवीर आगे बढ़ता रहा, उसकी आभा जंगली होकर फैल रही थी। पलक झपकते ही वह पहुंच गया। उसकी हत्या की नीयत असीम थी। शौर्य पूरी तरह घबरा गया। सामने वाला सच में उसे मार डालना चाहता था। रणवीर रायचंद, मैं तुझे हुक्म देता हूं कि अभी रुक जा। अगर मुझे कुछ हुआ तो तेरी फैमिली और रुद्रधाम के लाखों भाई सब मर जाएंगे। मेरी फैमिली और भाइयों से धमकी देता है, जानता है तूने मेरी सबसे बड़ी मनाही को छुआ है, रणवीर ने बेरहमी से कहा और मुट्ठी से वार किया। धमकी का कोई असर नहीं हुआ। शौर्य डर से कांप गया और दूसरे हाथ से बचाव किया। धड़ाम! तुरंत जोरदार धमाका हुआ। शौर्य फिर उड़ गया, खून उगलता हुआ, हड्डियां जैसे बिखरने को थीं। लगता है तेरे पास कोई खजाने का कवच भी है, मगर बेकार है। तूने मेरी सबसे बड़ी मनाही को छुआ है तो मैं तुझे मारकर ही रहूंगा, रणवीर ने ठंडे स्वर में कहा और फिर तेजी से शौर्य की तरफ लपका। पल भर में पहुंच गया। धड़ाम! एक लात मारी। शौर्य बिजली का झटका खाए जैसे उड़ गया। धड़ाम! वह जोर से मायाबाग पर जा टकराया। कार की छत कुचल गई, फिर उछलकर जमीन पर गिरा, कई बार लुढ़का, खून से लथपथ। खजाने का कवच पहने होने का क्या फायदा? रणवीर को रोक नहीं सका। बुजुर्ग चंदन मेहता, जल्दी उसे रोक, शौर्य जोर से चिल्लाया। ठीक है, चंदन मेहता ने दांत पीसे, फिर रणवीर की तरफ लपका। यदि युवा स्वामी नहीं जीत सकता तो चंदन भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता, मगर युवा स्वामी खतरे में हो तो चंदन भी जिंदा नहीं बचता। ठीक उसी पल जब चंदन ने हमला किया, शौर्य तुरंत मायाबाग में घुसा, एक्सीलेटर दबाया और पल भर में मौके से भाग निकला। वह पूरी तरह डर चुका था।
प्राचीन मेहता कुल के युवा स्वामी के रूप में बचपन से वह सम्मान की चमक में जीता था, कभी खतरा नहीं देखा, किसी का उसे मारने की कोशिश तो सोच भी नहीं सकता था। भागने के लिए दूसरों को छोड़कर गया, कितनी बेशर्मी है। रणवीर ने ठठाकर हंसा, फिर मुट्ठी से वार किया। रणवीर, समीर नारंग कुछ कहना चाहता था, रोकना चाहता था। प्राचीन मेहता कुल को इज्जत न देना अलग बात है, मगर उनके बुजुर्ग को मारना बिल्कुल अलग मतलब रखता है। मगर जैसे ही उसने मुंह खोला, एक दबी हुई आवाज आई। धड़ाम। रणवीर ने एक मुट्ठी से बुजुर्ग चंदन मेहता को उड़ा दिया। खजाने का कवच पूरी तरह टूट गया, देह खून के धुंध में बदल गई। समीर नारंग और छवि लूथरा बुरी तरह हिल गए। ठाकुर मठ के असुर से लड़ते वक्त उन्होंने उसकी ताकत देखी थी, मगर आधे कदम शक्ति ब्रह्म स्तर के महान योद्धा को एक मुट्ठी से उड़ा देना फिर भी दिल हिला देने वाला था। सबसे बड़ी बात, मरने वाला प्राचीन मेहता कुल का बुजुर्ग था। रणवीर ने मेहता परिवार को पूरी तरह नाराज कर दिया। रियरव्यू मिरर से बुजुर्ग चंदन मेहता को उड़ते देख शौर्य मेहता का दिल जैसे मुंह को आ गया। ये तो बिल्कुल राक्षस है। रणवीर रायचंद तो शुद्ध शैतान है। अगर जल्दी न भागता तो मरने वाला खुद होता। तू भाग नहीं पाएगा। ठीक तभी एक ठंडी चेतावनी गूंजी। शौर्य ने रियरव्यू मिरर में देखा, रणवीर ने पता नहीं कब एक तेज तलवार निकाल ली थी और कार की तरफ जोरदार काट मारा। वह हत्या की नीयत दिल में डर पैदा कर रही थी। जल्दी उसने एक्सीलेटर पूरी तरह दबाया, जैसे उड़कर परिवार लौटना चाहता हो। रणवीर जी, शौर्य मेहता प्राचीन मेहता कुल का युवा स्वामी है। अगर आप उसे मार डालेंगे तो प्राचीन मेहता कुल जरूर गुस्से से पागल हो जाएगा। कृपया दोबारा सोचिए, इस बार समीर नारंग ने जल्दी से कहा। अगर रणवीर ने शौर्य को भी मार डाला तो प्राचीन मेहता कुल सच में पागल हो जाएगा, हालात खतरनाक हो जाएंगे। मुझे परवाह नहीं वह कौन है। जो मुझे छेड़ेगा उसका सिर्फ एक अंजाम है, मौत। रणवीर ने दबंग अंदाज में कहा। वृकोदर तलवार ने शून्य स्तर को चीरते हुए जैसे आकाश धरती को अलग कर दिया। एक बेमिसाल तलवार की किरण तुरंत कार पर गिरी। धड़धड़ाधड़ जोरदार विस्फोट के बाद लाखों की मायाबाग तुरंत टुकड़े टुकड़े हो गई। समीर नारंग और छवि लूथरा कांप गए। प्राचीन मेहता कुल का युवा स्वामी क्या सच में ऐसे मर गया? साएं। ठीक तभी एक आकृति फटी कार से निकलकर बाहर आए, लाल रंग की रोशनी छोड़ती हुई सीधे आकाश की तरफ असाधारण गति से उड़ी। रणवीर रायचंद, तूने मुझे पैतृक ताबीज इस्तेमाल करने पर मजबूर किया। इस हिसाब का बदला मैं जरूर चुकाऊंगा। भले तेरे रायचंद परिवार का स्वामी तेरी हिफाजत करे, मैं फिर भी तुझे लाख टुकड़ों में कर दूंगा। शौर्य ने कड़वी धमकी छोड़ी और उसकी आकृति लगभग गायब होने को थी। मगर अगले ही पल, जो पहले ही बहुत दूर भाग चुका था, अचानक धड़ाम के साथ फट गया, तुरंत खून के धुंध में बदल गया जो हवा में फैल गया। पैतृक ताबीज और खजाने का कवच भी उसकी जान नहीं बचा सके। हाय, ये दृश्य देख समीर नारंग और छवि लूथरा पूरी तरह सुन्न रह गए। रणवीर की तलवार की चोट, जिसने मायाबाग को चीर डाला, ने शौर्य को तुरंत नहीं मारा। ये शौर्य के इस्तेमाल किए पैतृक ताबीज से जुड़ा था, जिसने उसकी गति कई गुना बढ़ा दी। समीर नारंग ने मन ही मन माना कि वह उस गति का पीछा नहीं कर पाता, मगर उन्हें कभी उम्मीद नहीं थी कि आखिरकार वह मर ही जाएगा। तलवार की शक्ति, समीर नारंग ने अचानक चिल्लाकर कहा। क्या मतलब? छवि लूथरा ने पूछा। रणवीर जी की तलवार की चोट में जबरदस्त तलवार की शक्ति थी। भले एक चोट ने उसे तुरंत न मारा हो, मगर तलवार की शक्ति उसके शरीर में घुस गई। शौर्य ने जो पैतृक ताबीज इस्तेमाल किया, वह सिर्फ बाहर के हमलों से बचाता था। शरीर के अंदर फटने वाली तलवार की शक्ति का मुकाबला बिल्कुल नहीं कर सका, इसलिए वह मर गया। समीर नारंग ने विश्लेषण किया और रणवीर की तरफ गहरी श्रद्धा से देखा। इतनी ताकतवर? छवि लूथरा हैरान रह गई, मगर उसने तुरंत आह भरी। बड़े भैया रणवीर ने आखिरकार प्राचीन मेहता कुल के युवा स्वामी को मार डाला। जैसे ही प्राचीन मेहता कुल को खबर मिलेगी, वे जरूर बेहद गुस्सा होंगे। जो मरने लायक हैं, उन्हें मैं कभी नहीं छोड़ता, रणवीर ने बेरहमी से कहा। बात यहाँ तक पहुँच चुकी थी, छवि लूथरा जो भी कहती बेकार था। समीर नारंग ने सोचा, फिर बोला, शायद शौर्य को मारना जरूरी नहीं कि बुरी बात हो। क्या मतलब? छवि लूथरा ने हैरानी से पूछा। अगर शौर्य भाग निकलता तो जरूर बदला लेने का रास्ता ढूंढता। न वह खुद इस अपमान को निगलता, न पूरा प्राचीन मेहता कुल। मगर सीधे शौर्य को मारकर भले प्राचीन मेहता कुल गुस्सा हो, थोड़ा डर भी जाएगा। आखिर शौर्य स्वर्ग सूची में 10वें नंबर का प्रतिभाशाली था। रणवीर जी ने उसे हाथ की उंगलियों से मार डाला। प्राचीन मेहता कुल में शौर्य से ज्यादा ताकतवर लोग ज्यादा नहीं हैं, इसलिए जल्दबाजी नहीं करेंगे, समीर नारंग ने शांत स्वर में कहा। बात में दम है। छवि लूथरा ने मन ही मन सहमति दी। खुद रणवीर, जो इस सब का केंद्र था, सुनकर भौहें चढ़ा ली। ये स्वर्ग सूची क्या बला है? और प्राचीन मेहता कुल का बैकग्राउंड क्या है? भले वह डरता नहीं था, मगर जिसे नाराज किया है उसकी पूरी जानकारी लेनी जरूरी थी। अध्याय 326, प्राचीन मेहता कुल की उत्पत्ति।
चून की बात लंबी थी, सब लिविंग रूम में लौट आए। रणवीर रायचंद ने विक्रम को लड़ाई का मैदान साफ करने का हुक्म दिया। खुशकिस्मती से रूही किंडरगार्टन में थी, वरना इतना खूनी मंजर देखकर बुरा लगता। लिविंग रूम में फिर बैठने के बाद छवि लूथरा ने समीर नारंग की तरफ देखा। बड़े भाई, आप ही बड़े भैया रणवीर को समझाए न, आपको मुझसे ज्यादा पता है। समीर नारंग ने सिर हिलाया और बोला, रणवीर जी, ये एक स्वर्ग सूची साधना लोक की एक सूची है। सिर्फ सबसे बेहतरीन युवा प्रतिभाएं ही इसमें जगह पाती हैं। सूची में हर कोई साधना लोक का टॉप जीनियस होता है, इसलिए इसे स्वर्ग सूची कहते हैं, यानी प्रतिभाओं की सूची। तुम दोनों का नंबर क्या है? रणवीर ने पूछा। मेरा नंबर शौर्य से थोड़ा ऊपर है, 9वां। छोटी छवि का 18वां, समीर नारंग ने जवाब दिया। रणवीर की आंखों में हैरानी झलकी। साधना लोक सच में गजब का है। शौर्य और समीर दोनों शक्ति ब्रह्म स्तर के साधक सिर्फ 10वें और 9वें नंबर पर हैं। छवि, जो सिर्फ शक्ति देव स्तर की है, पहले से 18वें नंबर पर है। सोचो, ऊपर वालों की ताकत कितनी भयानक होगी। सबसे बड़ी बात, ये सब युवा पीढ़ी के हैं। सांसारिक दुनिया के युद्ध कलाकारों से बिल्कुल अलग। सांसारिक दुनिया में शक्ति राजा स्तर का मास्टर पूरा इलाका हिला देता है, मगर साधना लोक में राजा स्तर कुछ खास नहीं। पहले नंबर वाला आर्यावर्त की कौन सी ताकत से है? रणवीर ने पूछा। समीर नारंग ने कड़वी मुस्कान दी। जितना मुझे पता है, स्वर्ग सूची में पहला नंबर आर्यावर्त का कोई नहीं है। आर्यावर्त का नहीं? रणवीर हैरान हुआ। सही, समीर नारंग ने सिर हिलाया। स्वर्ग सूची पूरी दुनिया के साधना लोक के लिए है। पश्चिम में भी ताकतवर साधक हैं जिनकी शक्ति अंदाजे से बाहर है। अभी स्वर्ग सूची में पहला नंबर एक बेहद रहस्यमयी पश्चिमी व्यक्ति का है, जिसका नाम तक किसी को नहीं पता। साधना लोक में सच में छिपे शेर हैं। रणवीर ने मन ही मनाह भरी। उसे हमेशा लगता था कि आर्यावर्त अपनी विशाल जमीन और लंबी इतिहास के साथ अनगिनत मास्टर रखता है। कभी सोचा नहीं था कि स्वर्ग सूची में पहला नंबर विदेशी साधक का होगा। मेहता कुल की बात करें तो वे 6 प्राचीन कुलों में से एक हैं, जिनकी विरासत हजारों साल पुरानी है। ठाकुर मठ से कहीं ज्यादा मजबूत नींव और पूरी साधना मार्ग की लाइन है उनके पास। मगर साधना लोक की ताकत होने के बावजूद प्राचीन मेहता कुल बहुत कम सामने आता है और हमारे पवित्र आश्रम से बहुत कम संपर्क रखता है। कई दशक पहले कुछ हितों की वजह से प्राचीन मेहता कुल में किसी ने धोखा दिया और आखिरकार नवयुग राष्ट्र भागकर अपनी अलग शाखा बना ली, वही मेहता परिवार जिसे आपने तबाह कर दिया। समीर नारंग ने आगे बताया। तो बात यह है, रणवीर ने सिर हिलाया। जब उसने नवयुग राष्ट्र के मेहता परिवार को नेस्तनाबूद किया था, तब हैरान था कि इतना ताकतवर परिवार इतनी मजबूत नींव कैसे रखता है। वजह यही थी कि वे प्राचीन मेहता कुल से आए थे। मीरा दी को शायद थोड़ा पता था, इसलिए अलग होते वक्त चेतावनी दी थी कि कोई मुसीबत ढूंढेगा। जरूर सच का प्राचीन मेहता कुल था, मगर इससे यह भी साबित होता है कि शौर्य मेहता का मनस्वी तलवार मांगना पूरी तरह लूट था। मनस्वी तलवार नवयुग राष्ट्र के मेहता परिवार की थी। प्राचीन मेहता कुल ने पहले उनसे नहीं मांगी, मगर रणवीर ने नवयुग मेहता परिवार को तबाह किया तो शौर्य उसके पास आकर मांगने लगा। ये तो बेशर्मी की हद है, वरना आखिर में वह मरता नहीं। अगर ठाकुर मठ का ठिकाना पता है तो तुरंत बताओ, रणवीर ने जल्दी से कहा। उसने शौर्य को मार डाला। प्राचीन मेहता कुल को डराए या न डराए, बदला जरूर लेंगे। उसे फौरन ठाकुर मठ को नेस्तनाबूद करना है, ताकि सारी ताकत प्राचीन मेहता कुल से निपटने में लगा सके। वरना साधना लोक में एक साथ 2 दुश्मन बनाना बहुत जोखिम भरा है। क्या आप सच में ठाकुर मठ को तबाह करने वाले हैं? समीर नारंग ने पूछा। मैं अपने वचन का पक्का हूँ। रणवीर का स्वर ठंडा था। ठाकुर मठ ने रायली के साथ मिलकर काल सागर में मेरी घात लगाए। अगर मेरी किस्मत अच्छी न होती और थोड़ी ताकत न होती तो मैं कब का अथाह समुद्र में दफन हो चुका होता। सिर्फ मैं ही नहीं मरता, छवि भी मेरे साथ विदेश में दफन हो जाती। ठाकुर मठ को न तबाह करूं तो मैं मर क्या? रणवीर की बात सुन छवि लूथरा और समीर नारंग भी भावुक हो गए। सच था, अगर आखिर में किस्मत और ताकत न होती तो रणवीर सच में मर चुका होता। और यह सब खतरा ठाकुर मठ के लोगों ने पैदा किया था। उस महत्वपूर्ण पल में अगर रणवीर ने फौरन कदम न उठाया होता तो शायद सब वहीं मर जाते। अगर नहीं बताओगे तो कोई बात नहीं, मैं बुरा नहीं मानूंगा, तुम्हारी अपनी मजबूरियां हैं। मगर जिन्हें मैंने भेजा है, जैसे ही ठाकुर मठ का ठिकाना पता चलेगा मैं फौरन रवाना हो जाऊंगा, रणवीर ने दृढ़ता से कहा। समीर नारंग और छवि लूथरा ने एक दूसरे की तरफ देखा। रणवीर ने मन बना लिया था, न बताना बेकार था। ऐसे में मैं बता देता हूँ, समीर नारंग ने अचानक कहा। उसने फौरन रणवीर को ठाकुर मठ मुख्यालय का ठिकाना बता दिया। शुक्रिया, रणवीर ने दिल से कहा। छाया संप्रदाय और रुद्रधाम पर भरोसा करके वह आखिरकार ठिकाना पता कर ही लेता, मगर वक्त की बात थी। कई दिन लग जाते तो वह इंतजार नहीं कर सकता था।
ठाकुर मठ ने न सिर्फ काल सागर में उसकी घात लगाई, बल्कि जब रायली ने सारी ताकत लगाकर पूर्व देश पर हमला किया था, तब भी उसके लोग बीच में आए थे। ठाकुर मठ को न तबाह करना रणवीर का स्टाइल नहीं था। जब आप कदम उठाने वाले हों, हमें जरूर बताइए, हम जरूर मदद करेंगे, और पवित्र आश्रम भी शायद कुछ ताकत भेज दे, समीर नारंग ने कहा। ठाकुर मठ ने राष्ट्रभाग्य एटलस पर नजर गड़ाई थी और पवित्र आश्रम उसे बचाकर रखता था। डर था कि खलनायकों के हाथ न लग जाए। वैसे भी काल सागर में ठाकुर मठ से दुश्मनी हो चुकी थी। पवित्र आश्रम के बड़े लोग रणवीर की मदद के लिए कुछ ताकत भेजने को राजी हो सकते थे। जरूरत नहीं, ये मेरा निजी बदला है, रणवीर ने मना कर दिया। उसे दुश्मनों को मारने में दूसरों की मदद बिल्कुल पसंद नहीं थी। रणवीर जी, ठाकुर मठ को तबाह करना छोटी बात नहीं है। मैं जानता हूं आपको नहीं रोक सकता, मगर उम्मीद है आप पूरी तैयारी करेंगे, समीर नारंग ने गंभीरता से कहा। मैं तैयार रहूंगा, रणवीर ने सिर हिलाया। वह जरूर लापरवाही नहीं करता, वरना अपनी जान से खेलता, और रुद्रधाम व छाया संप्रदाय के सबकी जान से खेलता, और अनन्या व रूही के प्रति गैर जिम्मेदार होता। सब जरूरी बातें हो चुकी थीं। समीर नारंग और छवि लूथरा विदा लेने को तैयार हुए। ठीक तभी रूही लौट आए। रणवीर व्यस्त था, इसलिए विक्रम को उसे लाने भेजा था। पापा, लौटते ही रूही खुशी से रणवीर के पास दौड़ी आई। ये आपकी बेटी है? छवि लूथरा ने हैरानी से पूछा। कभी सोचा नहीं था कि रणवीर शादीशुदा है और इतनी बड़ी बेटी है। हाँ, रणवीर ने सिर हिलाया। रूही, जल्दी अंकल और आंटी को नमस्ते कर। अंकल, रूही ने कहना शुरू किया ही था कि छवि ने जल्दी से रोका। पापा की बात मत मान, मैं अभी सिर्फ 20 पार कर रही हूँ। मुझे दीदी बोल। दीदी छवि लूथरा। हेलो दीदी छवि लूथरा, रूही ने आज्ञाकारी स्वर में कहा। समीर नारंग ने लाचार मुस्कान दी। वह छवि का बड़ा भाई था। अगर रूही छवि को दीदी बोलेगी तो उसे अंकल बोलना अजीब लगेगा। छोटी जानू, तू बहुत प्यारी है, दीदी तुझे चूम ले। छवि ने झुककर रूही के गाल पर जोरदार चुमा दिया। रूही खिलखिलाकर हंस पड़ी, पूरी तरह मासूम। अफसोस दीदी गिफ्ट लाना भूल गई। अगली बार तू पापा से कहकर दीदी के घर आने का टाइम निकलवा, मैं तुझे तितलियां पकड़ने ले जाऊंगी। छवि ने अपनी बड़ी बड़ी चमकदार आंखें फैलाकर खुद बच्ची जैसी होकर कहा। अध्याय 327 साया का ब्रेक थ्रू। हाँ, रूही उछल पड़ी। रणवीर की तरफ मुड़कर बोली, पापा, हम दीदी के घर कब खेलने जाएंगे? रणवीर के पसीने छूट गए। ये छोटी शैतानी तो बहुत जल्दी फुसला ली जाती है। उसने फौरन बहलाया, कुछ दिनों में ले जाऊंगा। ठीक है, रूही ने सिर हिलाया। जानू, दीदी अब जा रही है। छवि ने रूही को हाथ हिलाया। रणवीर जी, हम चलते हैं। समीर नारंग ने विदा ली और दोनों हरिशिखर विला से रवाना हो गए। जाने से पहले उन्होंने बार बार जोर दिया कि ठाकुर मठ पर हमला करने से पहले जरूर बताएं, जितनी मदद चाहिए बस नाम लें। इज्जत बचाने के लिए रणवीर ने ऊपरी सहमति दी, मगर ठाकुर मठ से निपटने में पवित्र आश्रम की मदद लेने का कोई इरादा नहीं था। जैसे ही समीर नारंग और छवि लूथरा गए, रणवीर ने हुक्म दिया, लोहित, संदेश पहुंचा, रुद्रधाम ठाकुर मठ की जासूसी बंद करे। सब भाई मेरे अगले हुक्म का इंतजार करें। जी, लोहित ने बिना हिचक जवाब दिया और संदेश पहुंचाने लगा। फिर रणवीर ने अग्नि से संपर्क किया। अग्नि, छाया संप्रदाय को बोल कि ठाकुर मठ मुख्यालय की जासूसी बंद करे, मुझे ठिकाना पता है। नया काम है तुम्हारे लिए। उसने अग्नि को ठाकुर मठ का ठिकाना बता दिया। कुछ आदमी लगा और ठाकुर मठ के आसपास की हर चीज का नक्शा बना लो। समझ गई, अग्नि ने फोन पर पुष्टि की। ठाकुर मठ ताकतवर था, रणवीर लापरवाही से हमला नहीं कर सकता था। पहले सब कुछ पता करना था, ताकि तलवार निकले तो एक ही वार में काम तमाम हो। सब इंतजाम करने के बाद रणवीर ने विक्रम से पूछा, साया की हालत कैसी है? हॉल मास्टर को रिपोर्ट, वह लगभग पूरी तरह ठीक हो चुका है, कोई गंभीर बात नहीं। मुझे उसके पास ले चल, रणवीर ने कहा। ठीक है, विक्रम ने जवाब दिया। कुछ पल बाद हरिशिखर विला से एक कार रवाना हुई। 20 मिनट बाद कार एक बड़े कंपाउंड पर रुकी। सुरक्षा सख्त थी, ये गुप्त ठिकाना था। रुद्रधाम की मुख्य ताकतें अब पूर्व देश में केंद्रित थीं और ये जगह उसके मुख्यालयों में से एक थी। आमतौर पर साया और बाकी वहीं रहते खाते थे। जैसे ही रणवीर कार से उतरा, उसकी आंखें चमकीं। कंपाउंड के अंदर से जबरदस्त आभा उमड़ रही थी, जैसे कोई ब्रेक थ्रू कर रहा हो। हॉल मास्टर को सलाम। रुद्रधाम के कई सदस्य दौड़कर सलाम करने आए। तुम्हारा साया राजा कहाँ है? रणवीर ने तुरंत पूछा। रिपोर्ट हॉल मास्टर, साया राजा अपने कमरे में साधना कर रहा है, एक अधीनस्थ ने जवाब दिया। मुझे अभी ले चलो, रणवीर ने फौरन हुक्म दिया। जी, वह जल्दी से जवाब देकर रास्ता दिखाने दौड़ा। लगा कुछ गलत हो गया। विक्रम का चेहरा बदल गया। क्या साया को कुछ हो गया? सब जल्दी जल्दी एक बेडरूम तक पहुंचे। रणवीर ने महसूस किया कि कंपाउंड में फैली वो जबरदस्त आभा का स्रोत यही था।
उसने दरवाजा खोला तो देखा साया फर्श पर पद्मासन में बैठा था, आंखें बंद। उसके चारों तरफ घनी प्राण शक्ति घूम रही थी, पसीना बह रहा था, चेहरा जैसे आग से तप रहा हो। बाजुओं और गर्दन पर नसें उभरी हुई थीं, प्राण शक्ति अंदर उमड़ रही थी, नसें ऊपर नीचे हो रही थीं। एक अदृश्य तनाव फैलने लगा। साया शक्ति देव स्तर पर हमला कर रहा है। रणवीर ने तुरंत कहा, क्या? विक्रम और बाकियों के चेहरे पर हैरानी छा गई। साया राजा सच में शक्ति देव स्तर पर हमला कर रहा था। अविश्वसनीय, मगर उसे बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। उसकी मौजूदा ताकत से ब्रेक थ्रू मुश्किल है, नाकाम रहा तो जबरदस्त बैकलैश होगा। रणवीर ने एक नज़र में समस्या पकड़ ली, फिर बिना देर किए साया के सामने पहुंचा। साए साए साए, उसके हाथ से कई चांदी की सुइयां उड़ी, तुरंत साया के मुख्य मर्म पर लग गईं। सुइयां लगते ही साया के अंदर की उग्र प्राण शक्ति शांत हो गई। साया की आंखें खुली, रणवीर को देखकर उसकी आंखें चमक उठीं। हॉल मास्टर ने उसकी प्राण शक्ति को स्थिर कर दिया। भले ब्रेक थ्रू नाकाम हो गया, कम से कम शरीर को बैकलैश नहीं झेलना पड़ेगा। वह सिर्फ आजमा रहा था और उम्मीद नहीं थी कि खतरे में पड़ जाएगा। हॉल मास्टर का वक्त पर आना परफेक्ट था। हिलना मत, जारी रख, रणवीर ने तेजी से कहा। हो, साया चौंका। क्या नाकाम नहीं हुआ? फिर क्यों जारी रखें? उसे सोचने का वक्त नहीं था। हॉल मास्टर का हुक्म था, उसने आज्ञा मानी, आंखें बंद की और फिर हमला किया। उसी पल रणवीर उसके पीछे बैठ गया, बड़ी हथेली उसकी पीठ पर रखी। हुशश, प्राण शक्ति की जबरदस्त बाढ़ उसके शरीर में नदी की तरह घुस गई। इस शक्ति को तुरंत नियंत्रित कर दरवाजे तोड़। बेहुई, जीवन केंद्र, रणवीर ने दृढ़ता से हुक्म दिया। हॉल मास्टर मुझे ब्रेक थ्रू में मदद कर रहे हैं। साया को तुरंत समझ आ गया। उसने जल्दी से आने वाली प्राण शक्ति को अपनी शक्ति में मिलाया और संबंधित मर्म पर जोरदार हमला किया। ताकत इतनी जबरदस्त थी कि वह मुश्किल से नियंत्रित कर पा रहा था। प्राण शक्ति फिर उग्र होकर गलत नसों में जाने लगी। मगर ठीक तभी संजीवनी विद्या ने असर दिखाया। संबंधित नसें सील कर दी और सही रास्ते के मर्म खोल दिए। पल भर में प्राण शक्ति संरेखित हो गई, एक अजय अजगर बनकर उसके शरीर में दौड़ने लगी। धड़ धड़ धड़, उसके अंदर कुंद आवाजें गूंजी, जैसे बोतल के ढक्कन खुल रहे हों। लग रहा था इस पल साया अपनी देह की छिपी ताकत खोल रहा था। विक्रम और बाकी सब अवाक देखते रहे, सांस रोककर। तनाव भरा माहौल 10 मिनट से ज्यादा चला। फिर धड़ाम के साथ साया के अंदर की धड़कनें रुकी, उनकी जगह जोरदार गड़गड़ाहट हुई, जैसे आखिरी दीवार टूट गई हो। उसी पल साया के शरीर से ज्वालामुखी जैसी घनी आभा फट पड़ी, पूरे कमरे को हिला दिया। आभा इतनी जबरदस्त थी कि विक्रम, जिसके पास आभा नहीं थी, भी डर गया। क्या साया सच में? ठीक तभी रणवीर ने हथेली हटाई, साया पर लगी चांदी की सुइयां उसके हाथ में लौट आईं और गायब हो गईं। बधाई हो, तू शक्ति देव स्तर में पहुंच गया, रणवीर ने मुस्कान के साथ कहा। ये शब्द सबके दिलों में बिजली बनकर गिरे, सबके चेहरों पर हैरानी छा गई। साया सच में शक्ति देव स्तर में पहुंच गया, विक्रम ने चिल्लाकर कहा। रुद्रधाम के अष्टनाग राजाओं में सबसे मजबूत होने के बावजूद वह खुद अभी शक्ति देव स्तर में नहीं पहुंचा था, मगर साया ने पहले कदम रख दिया। अविश्वसनीय। अपने भाई को शक्ति देव स्तर का योद्धा बनते देख विक्रम का झटका जंगली खुशी में बदल गया। रुद्रधाम को आखिरकार शक्ति देव स्तर का योद्धा मिल गया। अब छाया संप्रदाय से इज्जत की बात करेंगे तो और दम होगा, सोचकर वह जोर से हंस पड़ा। साया, बधाई हो ब्रेक थ्रू पर, तूने हम नाग राजाओं की नाक ऊंची कर दी। साया की आंखें खुली, खुशी से चमक रही थीं। उसे कभी यकीन नहीं था कि शक्ति देव स्तर में पहुंच जाएगा। उसने पहले ही उम्मीद छोड़ दी थी, मगर पल भर में वह शक्ति राजा स्तर से शक्ति देव स्तर में आ गया। सपना जैसा लग रहा था। हैरानी और खुशी के साथ साथ साया के दिल में कृतज्ञता उमड़ आई। वह एक घुटने पर बैठा, मुट्ठी बांधकर बोला, हॉल मास्टर की मदद के लिए लाख शुक्रिया। उसे अच्छे से पता था कि हॉल मास्टर की वक्त पर मदद न होती तो शक्ति देव स्तर में पहुंचने की कोई उम्मीद नहीं थी और जबरदस्त बैकलैश झेलता। जो कुछ भी उसे अब मिला था, हॉल मास्टर ने ही दिया था और उसके दिल में कृतज्ञता छलक पड़ी। अध्याय 328। सब दवा खाकर शक्ति देव स्तर पर हमला करते हैं। ये तेरी खुद की किस्मत है, मुझे शुक्रिया करने की जरूरत नहीं, रणवीर रायचंद ने मुस्कान के साथ कहा। सच में खुश था कि साया ने शक्ति देव स्तर में ब्रेक थ्रू कर लिया। नीलकंठ राजा पास आया और साया की छाती पर मुट्ठी मारी। देखो इसे, हॉल मास्टर तेरी चोटों की फिक्र कर रहे थे, मगर तू चुपके से बंद कमरे में साधना कर रहा था। अब शक्ति देव स्तर में पहुंच गया, मुझे जलन हो रही है। साया ने शर्मीली मुस्कान दी। मैंने बस आजमाया था, हॉल मास्टर की मदद न होती तो ब्रेक थ्रू बिल्कुल नहीं होता। इस बात पर साया का स्वर अचानक उत्साहित हो गया। हॉल मास्टर ने जो दवा दी थी वह गजब की थी। न सिर्फ मेरी चोटें ठीक की, बल्कि साधना को भी काफी आगे बढ़ाया, वरना मैं इतनी जल्दी शक्ति देव स्तर पर हमला करने की हिम्मत नहीं करता। ये सुन रणवीर हैरान हुआ। उसने नवयुग राष्ट्र के मेहता परिवार से मिली दवा की पहले जांच की थी।
वह प्राण शक्ति भरने और चोटें ठीक करने के लिए थी और साधना थोड़ा बढ़ा सकती थी, मगर असर बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए था। खासकर शक्ति राजा स्तर से ऊपर के युद्ध कलाकारों के लिए ऐसी दवा से साधना बढ़ाना बहुत मुश्किल होता है। लगता है ये दवा मेरे पहले अनुमान से थोड़ी ज्यादा ताकतवर है, रणवीर ने मन ही मन सोचा। हॉल मास्टर, क्या आप मुझे भी ऐसी एक दवा दे सकते हैं? नीलकंठ ने गुपचुप हाथ मलते हुए उत्साह से कहा, शायद एक निगलकर वह भी शक्ति देव स्तर में ब्रेक थ्रू कर ले। तेरी बात ने मुझे कुछ याद दिलाया, रणवीर ने अचानक कहा, फिर हुक्म दिया, सब नाग राजाओं को संदेश भेजो, शाम से पहले हरी शिखर विला पर इकट्ठा हो। नीलकंठ हैरान हुआ, हॉल मास्टर ने दवा देने की बात नहीं की और अचानक ये हुक्म, क्या मतलब? उसने और पूछने की हिम्मत नहीं की और तुरंत सहमति दी। साया ठीक था, इसलिए रणवीर ज्यादा नहीं रुका, ठिकाने का थोड़ा जायजा लिया, फिर तुरंत हरी शिखर विला लौट गया, साया उसके साथ। घर पहुंचा ही था कि देखा दरवाजे पर कई लोग खड़े थे। आकाश, पृथ्वी, वज्र और बाकी नागराजा संदेश मिलते ही दौड़कर आ गए थे। रणवीर को लौटते देख सब पूछने लगे, हॉल मास्टर, हमें क्यों बुलाया? पहले अच्छी खबर सुनो, साया की चोटें पूरी तरह ठीक हो चुकी हैं। बहुत अच्छा, बधाई हो साया। सबने बधाई दी। मैंने पूरी बात नहीं की, सिर्फ चोटें ठीक नहीं हुई, उसकी साधना शक्ति देव स्तर में पहुंच गई है, रणवीर ने आगे कहा। धड़ाम, ये बात सुन सब हक्के बक्के रह गए। साया की तरफ हैरानी से देखा, तूने शक्ति देव स्तर में ब्रेक थ्रू कर लिया? हाँ, साया ने शर्म से सिर झुकाकर कहा, बाकी नाग राजाओं की नजरों से थोड़ा झेप रहा था। साया के मुंह से खुद सुनकर सब पूरी तरह सुन्न रह गए। रुद्रधाम के अष्ट नाग राजाओं की साधना लगभग बराबर थी, मगर रैंकिंग करनी हो तो साया सबसे मजबूत नहीं था, मगर अब वह सबसे पहले शक्ति देव स्तर में पहुंच गया। अविश्वसनीय। साया, तू कमाल है, इतना बड़ा राज छिपाकर रखा, हमें लगा तू अभी चोटों से उबर रहा है, मगर तूने सीधे शक्ति देव स्तर में छलांग लगा दी। ये सच में बड़ी खुशखबरी है। रुद्रधाम को आखिरकार शक्ति देव स्तर का योद्धा मिल गया। सब उत्साह से बोल रहे थे, चेहरे खिले हुए थे। रुद्रधाम की ताकत सिर्फ रणवीर के नेतृत्व से नहीं थी, उसकी सबसे बड़ी ताकत उसकी एकजुटता थी। वे एक दूसरे को सगे भाई जैसे मानते थे और साया के ब्रेक थ्रू पर किसी को जलन नहीं हुई। सच कहूं, मैं अकेले ब्रेक थ्रू नहीं कर पाता, सब हॉल मास्टर की मदद का कमाल है, साया ने समझाया। हॉल मास्टर ने मदद की। ये सुन सब ने रणवीर की तरफ देखा, आंखें जल रही थीं। उन्हें बोलने की जरूरत नहीं थी, रणवीर को पता था वे क्या सोच रहे हैं। तुम सबको बुलाया ही इसलिए था कि तुम्हें भी ब्रेक थ्रू में मदद करूं। सबकी आंखें तुरंत चमक उठीं। पहले उन्हें अपनी साधना कम नहीं लगती थी, मगर हाल में इतने योद्धाओं को देखकर उन्हें अपनी ताकत नाकाफी लगने लगी थी और वे ऊंची साधना की चाह रखते थे। हालांकि हमने अब कई दुश्मनों को खत्म कर दिया है, मगर आगे आने वाले दुश्मन और ज्यादा ताकतवर होंगे। सबसे जरूरी है अपनी साधना बढ़ाना। मैंने नवयुग राष्ट्र के मेहता परिवार को तबाह करके दवाओं की एक बोतल हासिल की थी। साधना बढ़ाने में उनका ठीक ठाक असर है। मैं गारंटी नहीं दे सकता कि जरूर ब्रेक थ्रू होगा, मगर निगलने से साधना कुछ तो बढ़ेगी ही। उम्मीद है सब इस मौके का फायदा उठाकर मेहनत करें और शक्ति देव स्तर पर हमला करें। जरूरत पड़ी तो मैं पास खड़ा रहकर मदद करूंगा, रणवीर ने हालात समझाया। फिर विला से दवाएं निकालीं। एक छोटी चीनी मिट्टी की बोतल थी जिसमें कुल 10 दवाएं थीं। साया की एक गिनने के बाद बाकी नाग राजाओं को एक एक देकर 2 दवाएं बच गईं। सबने दवा लेते ही उसे गौर से देखा। साया ने इसी दवा का इस्तेमाल किया था और हॉल मास्टर की मदद से ब्रेक थ्रू किया था। उन्हें भी वैसी ही किस्मत की उम्मीद थी। ठीक है, जल्दी साधना शुरू करो। ठाकुर मठ पर हमला किसी भी दिन हो सकता है, इसलिए पूरी तरह तैयार रहो, रणवीर ने कहा। जी, सबने एक स्वर में कहा और तुरंत रवाना हो गए। आखिर में सिर्फ साया रह गया, जो रणवीर के हुक्म का पालन करने के लिए जिम्मेदार था। सच कहा जाए तो रणवीर खुद दवा बना सकता था, मगर एक खुराक से शक्ति राजा स्तर से शक्ति देव स्तर तक ब्रेक थ्रू कराना नामुमकिन था। वैसे भी दवा बनाना वक्त लेता, इसलिए उसका कभी इरादा नहीं था। इस बार सिर्फ इसलिए था क्योंकि उसने देखा कि साया ने मेहता परिवार की दवा खाकर शक्ति देव स्तर पर हमला करने की उम्मीद जगाई थी, इसलिए सबको बांट दी ताकि साधना बढ़े। मगर आखिरकार शक्ति देव स्तर में ब्रेक थ्रू होगा या नहीं, ये उनकी अपनी किस्मत पर था। गहरी रात, अनन्या और रूही सो चुकी थी। विला की छत पर एक आकृति पद्मासन में बैठी थी रणवीर। चांद की चांदनी उस पर पड़ रही थी, वह जैसे निर्वासित देवता लग रहा था। रणवीर ने खुद भी एक दवा निगल ली थी, खुद असर महसूस करना चाहता था। सुबह हल्की रोशनी होने तक उसने आंखें खोलीं। उसके शरीर की चमक तुरंत देह में समा गई। रात भर साधना करने से उसकी साधना थोड़ी आगे बढ़ी थी, मगर बहुत ज्यादा नहीं। शक्ति ब्रह्म स्तर से ब्रेक थ्रू तो दूर की बात। लगता है साया इसलिए ब्रेक थ्रू कर पाया क्योंकि उसकी साधना पहले से शक्ति राजा स्तर की आखिरी हद पर थी। दवा की मदद से उसे शक्ति देव स्तर पर हमला करने का मौका मिला, रणवीर ने विश्लेषण किया।
नीलकंठ और बाकी 7 भी शक्ति राजा स्तर की चोटी पर हैं, तो शायद इस बार सबको मौका मिले। वैसे भी छाया संप्रदाय का ठाकुर मठ के इलाके का समय अभी आया नहीं है, तो इंतजार कर ही लेते हैं। साय रणवीर ने हल्का कदम उठाया, पल भर में कमरे में लौट आया, जिससे अभी अभी उठी अनन्या शर्मा चौंक गई। उसने छोटी सी आह निकाली। खुशकिस्मती से रणवीर ने वक्त पर उसका मुंह ढक लिया, वरना रूही जाग जाती। रणवीर, तू सोया क्यों नहीं? अनन्या ने उसे देखकर हैरानी से पूछा। साधना कर रहा था, रणवीर ने मुस्कान के साथ कहा। थक नहीं गया? अनन्या ने जिज्ञासा से पूछा। साधना भी प्राण, शक्ति और आत्मा को बहाल करने का तरीका है, इसलिए सोऊं न सोऊं थकान बिल्कुल नहीं लगती, रणवीर ने समझाया। अनन्या की आंखें चमक उठी। क्या मैं भी साधना कर सकती हूँ? तू क्या सोच रही है? रणवीर हैरान हुआ। इससे रोज काम करते थकान नहीं लगेगी, अनन्या ने कहा, आंखें अभी भी नींद से बोझिल थीं। अध्याय 329, मेघ पर्वत पर मेघ आश्रम जाना, सफेद बालों वाले बूढ़े ताओवादी की पहचान। तू सच में छोटी शैतानी है, रणवीर रायचंद ने हंसते हुए कहा। दूसरे साधना करते हैं ताकत हासिल करने के लिए, मगर अनन्या साधना करना चाहती है ताकि काम करते थकान न लगे। अनन्या, ये सोच बहुत खतरनाक है। मेहनत करना अच्छा है, मगर इतना जान मारना जरूरी नहीं, वरना मैं रूहाना ग्रुप बेच दूंगा और तुझे मैनेज करने नहीं दूंगा, रणवीर ने गंभीरता से कहा। अनन्या रणवीर के गंभीर चेहरे को देखकर हंस पड़ी। मैं बस सोच रही थी और यूं ही बोल दी, तूने सच मान लिया। ठीक है, मैं नहाने जा रही हूँ। सुबह नाश्ता करने के बाद अनन्या काम पर चली गई। रणवीर ने रूही को किंडरगार्टन छोड़ा, फिर सीधे साया को हुक्म दिया कि उसे एक जगह ले जाए। 1 घंटे बाद साया ने कार रोकी। हॉल मास्टर, पहुंच गए? अच्छा, रणवीर ने सिर हिलाया, फिर कार से उतरा। आगे देखा तो खूबसूरत पहाड़ी इलाका था। मेघ पर्वत, मैं फिर लौट आया, रणवीर ने बुदबुदाया, फिर पहाड़ में चल पड़ा। कार लॉक करके साया चुपचाप पीछे पीछे चला। इस बार मेघ पर्वत आने का रणवीर का सिर्फ एक मकसद था, उस सफेद बालों वाले बूढ़े ताओवादी से मिलना। काल सागर की आपदा से बचने के बाद रणवीर को एहसास हुआ कि वह बूढ़ा असाधारण था। उसकी भविष्यवाणी अकेले ही स्वर्ग तोड़ने वाली थी। बचने के बाद रणवीर ने सोचा था कि वक्त निकालकर मेघ पर्वत जरूर आएगा उसका शुक्रिया अदा करने। वैसे भी उस दिन दिल्ली लौटने से पहले ठाकुर मठ के असुरों को रोकने वाला वही सफेद बालों वाला बूढ़ा ताओवादी था, वरना नतीजे सोचने लायक नहीं थे। उसका शुक्रिया अदा करने के लिए ये यात्रा जरूरी थी। मेघ पर्वत पर पर्यटक कम थे। पहाड़ में घुसते ही पुराने पेड़ छाया दे रहे थे, हरे रास्ते हर तरफ, पहाड़ी हवा नदी के ऊपर से बह रही थी, बहुत ठंडक महसूस हो रही थी। पिछली बार आया था तो ज्यादा महसूस नहीं हुआ, मगर इस बार रणवीर को साफ लगा कि मेघ पर्वत में खास आध्यात्मिक लय थी। यहाँ का हर पेड़ पौधा जैसे शुद्ध हो गया हो। सच्चे मास्टर जहाँ साधना करते हैं, वहाँ लंबे वक्त तक खास मार्ग की लय रह जाती है। मेघ पर्वत ऐसा ठिकाना जरूर है, रणवीर के दिल में और श्रद्धा जागी। कुछ पल बाद वह मेघ आश्रम पर पहुंचा। 2 दानदाता, किससे मिलना है? एक युवा छोटे ताओवादी ने झुककर पूछा। मैं एक सफेद बालों वाले बूढ़े ताओवादी मास्टर से मिलना चाहता हूँ, रणवीर ने अपना मकसद बताया। सफेद बालों वाले बूढ़े ताओवादी मास्टर, युवा छोटे ताओवादी ने सोचा। लगता है हमारे आश्रम में ऐसा कोई बड़ा नहीं है जैसा आप बता रहे हैं। क्या आपको यकीन है कि वे हमारे आश्रम के हैं? यकीन है, कई दिन पहले मेघ पर्वत पर मिला था और बात भी की थी। यहाँ सिर्फ एक मेघ आश्रम है, तो वे यहीं के होंगे न? रणवीर ने पूछा। मगर सच में ऐसा कोई नहीं लगता, युवा छोटे ताओवादी ने सिर हिलाया। आपका नाम पूछ सकता हूँ? रणवीर रायचंद, रणवीर ने अपना नाम बताया। हाय, नाम सुनते ही युवा छोटे ताओवादी के मुंह से सांस निकल गई। मेघ आश्रम दिल्ली के अंदर था। इन ताओवादियों को रणवीर का नाम कैसे नहीं पता होगा? कुछ दिन पहले ही मेघ पर्वत पर खूनी लड़ाई हुई थी। पश्चिमी ताकतों का एक झुंड रणवीर को मारने आया था, मगर सबको उसने कुचल दिया। उस दिन मेघ पर्वत के आसपास खून की नदियां बही थीं, लाशें बिखरी थीं, हवा में खूनी गंध फैली थी। ये घटना मेघ आश्रम के लोगों पर गहरी छाप छोड़ गई थी। युवा छोटे ताओवादी को उम्मीद नहीं थी कि आने वाला रणवीर ही होगा। वह घबरा गया। रणवीर जी, थोड़ा इंतजार कीजिए, मैं अपने गुरु से पूछकर आता हूँ, शायद उन्हें पता हो। रणवीर ने सिर हिलाया। युवा छोटे ताओवादी ने झाड़ू रखी और आंतरिक आंगन की तरफ जल्दी चला गया, जल्दी ही नजरों से ओझल हो गया। कुछ पल बाद युवा छोटे ताओवादी लौटा, साथ में एक बड़ा ताओवादी मास्टर था। वे आश्रम के बाहर आए और जल्दी झुककर बोले, मैं मेघ आश्रम का मुख्य जयंत शास्त्री हूँ, ताओवादी नाम स्वामी त्रिलोचन। रणवीर जी का सम्मानित आगमन हुआ, मगर बाहर ही स्वागत न कर सका, माफ करें। स्वामी त्रिलोचन, नम्रता की जरूरत नहीं, मैं सिर्फ किसी से मिलने की पूछताछ करने आया हूँ, रणवीर ने कहा। मेरे शिष्य ने अभी बताया। रणवीर जी, अंदर चलिए, स्वामी त्रिलोचन ने न्योता दिया। ठीक है, रणवीर ने सहमति दी।
कुछ पल बाद मेघ आश्रम के अंदर एक शांत आंगन में रणवीर को बैठने को कहा गया। युवा छोटे ताओवादी ने चाय का प्याला रखा। स्वामी त्रिलोचन, जिस सफेद बालों वाले बूढ़े ताओवादी मास्टर की मैं तलाश कर रहा हूँ, क्या वे इस आश्रम के हैं? रणवीर ने सीधे पूछा। रणवीर जी, उनका हुलिया और थोड़ा विस्तार से बता सकते हैं? मुझे और पुष्टि करनी है, स्वामी त्रिलोचन ने विनम्रता से कहा। रणवीर ने तुरंत सफेद बालों वाले बूढ़े ताओवादी का हुलिया विस्तार से बताया। सच में वही हैं? स्वामी त्रिलोचन का स्वर हैरान था। क्या हुआ? रणवीर ने जिज्ञासा से पूछा। रणवीर जी ने जिस सफेद बालों वाले बूढ़े ताओवादी मास्टर का जिक्र किया, वे सच में इस आश्रम के हैं। वे मेघ पर्वत के 30वें मुख्य थे, नाम ऋषि चरणदास, जिन्हें महर्षि चरणदास भी कहते हैं। वे मेघ आश्रम के इतिहास के सबसे बेहतरीन मुख्य में से एक थे। ताओवादी जादू और साधना में बेहद ऊंचे दर्जे के और भविष्यवाणी व भूमि विज्ञान में उनकी उपलब्धियां डराने वाली थीं। मगर कई दशक पहले वे मेघ पर्वत छोड़कर दुनिया घूमने निकल गए। इतने सालों बाद हम सब, मैं भी, सोचते थे कि महर्षि चरणदास स्वर्ग से धार गए, मगर कभी उम्मीद नहीं थी कि वे अभी भी इंसानी दुनिया में जिंदा हैं। सच में हैरान करने वाली बात है। स्वामी त्रिलोचन के चेहरे पर तरह तरह की हैरानी थी। कई दशक पहले वह खुद जवान था, मगर अब कनपटियां सफेद हो रही थीं। सच में हैरानी की बात थी कि महर्षि चरणदास अभी जिंदा हैं और मेघ पर्वत पर भी दिखे। स्वामी त्रिलोचन की बात सुन रणवीर की आंखों में भी हैरानी झलकी। वह व्यक्ति सच में मेघ आश्रम का था और सच में मास्टर था। भविष्यवाणी में डराने वाली उपलब्धियां थीं, मगर कई दशक पहले मेघ पर्वत छोड़ चुके थे और अब वहां नहीं थे। उन्हें संपर्क करने का कोई तरीका है? रणवीर ने पूछा। नहीं, स्वामी त्रिलोचन ने सिर हिलाया। अगर तरीका होता तो मैं खुद महर्षि चरणदास को बुलाकर ताओवादी साधना में मार्गदर्शन लेता, उसने कड़वी मुस्कान के साथ कहा। लगता है मैं व्यर्थ आया, रणवीर ने अफसोस से कहा। रणवीर जी, आप महर्षि चरणदास से क्यों मिलना चाहते हैं? स्वामी त्रिलोचन ने पूछा। कोई बड़ी बात नहीं, उन्होंने मुझ पर एहसान किया था और मैं खास तौर पर शुक्रिया अदा करने आया था, रणवीर ने कहा। समझ गया। स्वामी त्रिलोचन ने सिर हिलाया, फिर बोले, चूंकि महर्षि चरणदास मेघ पर्वत पर दिखे हैं, शायद कभी आश्रम भी आएं। जब दिखें, मैं आपका संदेश जरूर पहुंचाऊंगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया। रणवीर ने सिर हिलाया। महर्षि चरणदास वहां नहीं थे, इसलिए रणवीर ने ज्यादा बात नहीं की। जाने से पहले उसने महर्षि चरणदास की साधना के बारे में यूं ही पूछ लिया। स्वामी त्रिलोचन को भी साफ नहीं था। उनकी याद में कई दशक पहले भी महर्षि चरणदास की ताकत बहुत जबरदस्त थी। उन्होंने एक बार देखा था कि महर्षि चरणदास साधना करते वक्त स्वर्गीय रोशनी उतरी थी। पूरे मेघ पर्वत पर अनगिनत जंगली जानवर जमीन पर लेट गए, जैसे मार्ग की पूजा कर रहे हों। स्वर्गीय शुभ चिन्ह उतरे, हजारों जानवर मार्ग सुन रहे हों। क्या जबरदस्त ताकत! रणवीर हिल गया। उसे हल्का सा एहसास हुआ कि महर्षि चरणदास की ताकत शक्ति ब्रह्म स्तर से ऊपर लगती थी। उसके बाद का स्तर क्या है, रणवीर को कोई अंदाजा नहीं था। सच में प्रेरणा देने वाली। अध्याय 330, लगातार सफलता। आखिरकार रणवीर रायचंद ने स्वामी त्रिलोचन से विदा ली और हरिशिखर विला लौट आए। विक्रम और बाकी 7 नाग राजाओं की तरफ से अभी कोई हलचल नहीं थी। ना जाने कोई शक्ति स्तर पार कर पाएगा या नहीं। इसी तरह छाया संप्रदाय की तरफ से ठाकुर मठ की जांच को लेकर भी अभी कोई खबर नहीं आई थी। रणवीर भी साधना में लीन हो गए। ठाकुर मठ पर हमला करने से पहले साधना में रत्ती भर का सुधार भी बेहद अहम था। ... इसी वक्त आर्यावर्त की किसी घाटी में एक विशाल जागीर थी जो किसी गांव जैसी लग रही थी। ये 6 प्राचीन कुलों में से एक प्राचीन मेहता कुल का मुख्यालय था। वैसे तो ये जगह दुनिया से कटी हुई थी और स्वर्ग जैसा जीवन जी रही थी, लेकिन आज मेहता कुल में माहौल बहुत भारी था। क्या शौर्य की कोई खबर मिली? मुख्य हॉल के अंदर चांदी जैसे बालों वाला एक आदमी बेचैनी से इधर उधर टहल रहा था। ये शौर्य मेहता का पिता यशपाल मेहता था। वह प्राचीन मेहता कुल का वर्तमान मुखिया भी था। मुखिया जी, अभी तक कोई खबर नहीं है। मैंने जांच के लिए दिल्ली में लोग भेज दिए हैं, एक बुजुर्ग ने जवाब दिया। ये वाकई अजीब है। कायदे से तो वह कल रणवीर से मनस्वी तलवार मांगने गया था, लेकिन अब तक हम उससे संपर्क नहीं कर पाए हैं। यहाँ तक कि बुजुर्ग चंदन मेहता भी जैसे गायब हो गए हैं। यशपाल के माथे पर गहरी लकीरें खींच गईं। हो सकता है उनके फोन की बैटरी खत्म हो गई हो, या ऐसा ही कुछ, बुजुर्ग ने तसल्ली दी। 2 लोगों के फोन की बैटरी एक साथ खत्म हो गई। कल से ही मुझे कुछ अजीब सी बेचैनी हो रही है। यशपाल चिंतित था। मुखिया जी, आप ज्यादा सोच रहे हैं। छोटे मालिक शौर्य एक बेमिसाल प्रतिभाशाली योद्धा हैं। उन्होंने छोटी उम्र में ही शक्ति ब्रह्म स्तर में प्रवेश कर लिया था और वे प्रसिद्धि सूची में 10वें स्थान पर हैं। मुझे बताए, इस पूरी दुनिया में साधना लोक के कुछ पुराने राक्षसों के अलावा कौन है जो छोटे मालिक शौर्य को दबा सके? इसके अलावा अगर साधना लोक के उन पुराने राक्षसों में ताकत है भी, तो क्या वे हमारे प्राचीन मेहता कुल से डरेंगे नहीं?
वह रणवीर रायचंद न तो इतनी ताकत रखता है और न ही वह साधना लोक का कोई पुराना राक्षस है। केवल उसके मरने की संभावना है। छोटे मालिक शौर्य को रत्ती भर भी खतरा नहीं होगा। और तो और बुजुर्ग चंदन उनके साथ हैं। वे पहले से ही अर्धशक्ति ब्रह्म स्तर के महान विशेषज्ञ हैं। इतनी साधना के साथ सांसारिक दुनिया में उतरकर उन्हें कोई नहीं रोक सकता। बुजुर्ग का विश्लेषण तर्कसंगत और ठोस था। ये बात तो सही है। यशपाल ने सिर हिलाया। रणवीर को मरने की कितनी जल्दी होगी कि वह प्राचीन मेहता कुल से दुश्मनी मोल लेगा। वैसे भी एक मामूली सांसारिक ताकत के नेता में शौर्य से निपटने की औकात नहीं है। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि जिस शौर्य पर उन्हें इतना नाज था उसे रणवीर पहले ही मौत के घाट उतार चुका था और बुजुर्ग चंदन भी जिंदा नहीं बचे थे। ... एक दिन बाद हरिशिखर विला में एक लाल आकृति गुलाबी रोशनी की किरण की तरह पल भर में वहां प्रकट हुई। काम हो गया। रणवीर दरवाजे पर खड़े थे और उन्होंने धीमे स्वर में पूछा, मानो उन्हें इस अचानक आगमन का आभास बहुत पहले ही हो गया था। अग्नि को संप्रदाय प्रमुख की भयानक साधना की आदत हो चुकी थी। उसने तुरंत रिपोर्ट दी, ठाकुर मठ मुख्यालय के इलाके की पूरी जांच कर ली गई है। जैसे ही उसकी आवाज थमी, एक नक्शा उड़ता हुआ आया। सर, रणवीर ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे पकड़ लिया। नक्शे में ठाकुर मठ का मुख्यालय, आसपास का पूरा इलाका, कई तरह के निशान और असली तस्वीरें भी थीं। ठाकुर मठ, तुम्हारे पाप का घड़ा भर चुका है। रणवीर ने नक्शे पर नजर डाली और तुरंत आदेश दिया, छाया संप्रदाय के शिष्यों को तैयार रहने को कहो, हम किसी भी वक्त ठाकुर मठ पर हमला करेंगे। जी। अग्नि ने सिर हिलाया, अपने शरीर को हरकत दी और गायब हो गई। साया, क्या विक्रम और बाकी सातों में अभी भी सफलता के कोई संकेत नहीं हैं? रणवीर ने पूछा। मुझे अभी तक कोई सूचना नहीं मिली है, साया ने जवाब दिया। हम और इंतजार नहीं कर सकते। उन्हें सूचित करो, हम एक दिन के भीतर ठाकुर मठ पर हमला करेंगे। रणवीर ने फैसला किया, ठाकुर मठ पर हमले को ज्यादा टाला नहीं जा सकता था, इसे जल्द ही निपटाना होगा। मूल रूप से विचार ये था कि इस अवसर का लाभ उठाकर देखा जाए कि क्या विक्रम और अन्य लोग शक्ति स्तर पार कर सकते हैं, लेकिन चूंकि अभी भी कोई हलचल नहीं थी, इसलिए अब उम्मीद कम ही थी। जी। साया ने स्वीकार किया और तुरंत चला गया। लेकिन कुछ ही देर बाद रणवीर को साया का फोन आया। रुद्रधाम प्रमुख, जल्दी आइए, कुछ हुआ है। रणवीर के पास कुछ पूछने का वक्त नहीं था, वे तुरंत निकल पड़े। ... कुछ ही मिनटों बाद रणवीर रुद्रधाम के ऑपरेशन मुख्यालय में प्रकट हुए। जैसे ही वे पहुंचे, उनके चेहरे पर हैरानी छा गई। 7 कमरों से कुल 7 हिंसक आभाएं बाहर निकलीं, आसमान में इकट्ठा हुई, असीम ऊर्जा में बदल गईं और साथ में तेज हवाएं चलने लगीं। ये संकेत है कि साधना शक्ति देव स्तर तक पहुंचने वाली है। बिल्कुल वही नजारा जब साया साधना कर रहा था। रणवीर ने आश्चर्य से कहा। सर। साया तुरंत उनके सामने प्रकट हुआ। प्रमुख, विक्रम और बाकी 7 भाई शक्ति देव स्तर को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कुछ भाइयों को परेशानी हो रही है और उनकी हालत बहुत अस्थिर है। मैं जान गया हूँ। रणवीर ने उन 7 उमड़ती आभाओं से महसूस करते हुए सिर हिलाया। कुछ आभाएं अस्थिर थीं, किसी मुसीबत का सामना कर रही थीं, ठीक वैसे ही जैसे जब साया ने शक्ति देव स्तर में जाने की कोशिश की थी। उन्हें मदद की जरूरत थी। यह मुझ पर छोड़ दो। तुम लोगों को लेकर यहाँ पहरा दो और किसी को भी उन्हें परेशान मत करने देना। रणवीर ने निर्देश दिया, फिर तुरंत सीधे एक कमरे की ओर बढ़ गए। अंदर साधना करने वाला व्यक्ति रुद्र था। इस वक्त उसका चेहरा लाल था और शरीर से पसीना बह रहा था। ये स्थिति असफलता के करीब थी, वह बस किसी तरह टिका हुआ था। हर शक्ति राजा स्तर का मास्टर शक्ति देव स्तर को नहीं पा सकता। अधिकांश योद्धाओं को असफलता का सामना करना पड़ता है। रुद्रधाम के नाग राजा भी इसके अपवाद नहीं थे। हालांकि रणवीर के होते हुए कोई भी समस्या नहीं थी। सर्रा रणवीर ने पल भर में चांदी की सुइयां निकाली और तुरंत रुद्र के इक्विपमेंट्स में डाल दी। फिर उन्होंने अपने विशाल हाथ का इस्तेमाल करके उसके शरीर में शक्तिशाली प्राण शक्ति का संचार किया, जिससे उसे शक्ति देव स्तर को तोड़ने में मदद मिली। ये प्रक्रिया बिल्कुल वैसी ही थी जैसे उन्होंने साया की मदद की थी। ... बस 10 मिनट बाद रणवीर तेजी से अगले कमरे में दाखिल हुए और उनके निकलने के बाद रुद्र के कमरे से तुरंत एक शक्तिशाली आभा फूटी। वह शक्ति देव स्तर की भयानक शान थी। रुद्र ने स्तर पार कर लिया। बाहर साया ने इस आभा को महसूस किया, जो बिल्कुल वैसी ही थी जब उसने खुद शक्ति देव स्तर को पाया था, और उसका चेहरा तुरंत उत्साह से भर गया। प्रमुख तो कमाल हैं। सिर्फ 10 मिनट में रुद्र को शक्ति देव स्तर तक पहुंचने में मदद करना, अगर यह बात बाहर गई तो कोई यकीन नहीं करेगा। सर। अगले कुछ दसियों मिनटों में रणवीर लगातार 3 और कमरों में आए और गए। लोहित, आकाश, पृथ्वी। बाहर खड़ा साया लगातार उनके नाम पुकार रहा था, क्योंकि प्रमुख की मदद मिलने के बाद उन सब की साधना शक्ति देव स्तर में पहुंच चुकी थी। जब तक रणवीर चौथे कमरे से बाहर निकले, धड़ाम, एक और भयानक आभा का संचार हुआ।
वज्र, साया ने सधी हुई आवाज में चिल्लाया, उसकी आंखों में सदमा था। ये चौथा व्यक्ति था जिसने शक्ति देव स्तर को प्राप्त किया था। कुछ ही दसियों मिनटों में प्रमुख की मदद से 4 देव स्तर के विशेषज्ञ तैयार हो गए, इसे भयानक कहना भी कम होगा। रणवीर अगले कमरे में नहीं गए। शक्ति देव स्तर को तोड़ने की कोशिश कर रहे 7 महान नाग राजाओं में से केवल 2 की आभा सबसे स्थिर थी, विक्रम और करण। अपनी ताकत के साथ उन्हें अपने दम पर सफलता प्राप्त कर लेनी चाहिए। नीलकंठ, कूर्म, गरुड़ और श्वेत बाघ, आकाश और पृथ्वी, वज्र, रुद्र। हालांकि 8 नाग राजाओं की ताकत एक जैसी थी, लेकिन अगर उन्हें सख्ती से वर्गीकृत किया जाए तो उनके नामों का क्रम उनकी ताकत की रैंकिंग को दर्शाता था। विक्रम और करण, जिन्हें सबसे कम मदद की जरूरत थी, संयोग से साधना में सबसे मजबूत थे। सभी 8 नाग राजाओं के पास शक्ति राजा स्तर की चरम सीमा थी, और ये दोनों शक्ति राजा स्तर के शिखर के भी शिखर पर थे, जो पहले से ही शक्ति देव स्तर के बेहद करीब थे। इसलिए औषधीय गोली का उपयोग करने के बाद शक्ति देव स्तर को तोड़ने में उनकी सफलता दर अधिक थी, जिसमें असफलता की लगभग कोई गुंजाइश नहीं थी। अध्याय 331, 8 नागराजा शक्ति देव स्तर में ठाकुर मठ पर हमला। जैसे ही रणवीर इंतजार कर रहे थे, उन कमरों से एक के बाद एक आकृतियां उड़ती हुई बाहर आईं। वे पल भर में रणवीर के सामने पहुंच गईं। वे थे लोहित, आकाश, पृथ्वी, वज्र और रुद्र। 5 नागराजा एक साथ घुटनों के बल बैठ गए, अपनी मुट्ठियां बांधते हुए बोले, शक्ति देव स्तर तक पहुंचने में हमारी मदद करने के लिए धन्यवाद प्रमुख। कुल 5 देव स्तर के विशेषज्ञ रणवीर के सामने घुटने टेके हुए थे। यह नजारा ही काफी चौंकाने वाला था। शक्ति राजा स्तर के विशेषज्ञ पहले से ही सांसारिक योद्धा दुनिया में शिखर अस्तित्व हैं, जबकि देव स्तर के विशेषज्ञ विश्व स्तर पर बहुत कम हैं। रुद्रधाम, जिसमें 10 लाख शिष्य होने का दावा है, उसके पास प्रमुख के अलावा एक भी देव स्तर का योद्धा नहीं था। ये समझा जा सकता है कि शक्ति देव स्तर को प्राप्त करना कितना कठिन है। लेकिन अब साया को मिलाकर कुल 6 देव स्तर के विशेषज्ञ थे। रुद्रधाम की कुल ताकत निस्संदेह बहुत मजबूत हो गई थी। लोहित और अन्य लोगों के चेहरों पर भी उत्साह दिख रहा था। एक तरफ वे उच्च स्तर पर पहुंचकर खुश थे, और दूसरी तरफ उन्हें लगा कि उनके पास प्रमुख के साथ लड़ते रहने की पर्याप्त क्षमता है। पिछले कुछ दिनों में काल सागर और देवलोक से निपटना और ठाकुर मठ से भिड़ना, इसमें नवयुग राष्ट्र के मेहता परिवार का विनाश और रायली द्वारा भेजे गए विशेषज्ञों को खत्म करने के लिए लौटना शामिल था। उन्होंने कई शक्तिशाली हस्तियों को देखा था और महसूस किया था कि उनकी शक्ति राजा स्तर की साधना अपर्याप्त थी। विशेष रूप से डरते थे कि वे प्रमुख के लिए बोझ बन जाएंगे। ऊपर से छाया संप्रदाय से तुलना। पहले जब प्रमुख रायली और नागपाल परिवार को नष्ट करने गए थे, तो वे उन्हें साथ नहीं ले गए बल्कि छाया संप्रदाय को ले गए, जिससे सभी को और भी ज्यादा उपेक्षित महसूस हुआ। अब जब उन्होंने शक्ति देव स्तर में प्रवेश कर लिया था, तो वे तुरंत आत्मविश्वास से भर गए। प्रमुख, अब से कोई भी विशेष मिशन हमें सौंपिए। अब छाया संप्रदाय को कार्रवाई करने की कोई आवश्यकता नहीं है। लोहित ने खुशी से कहा, बिल्कुल, हम भी अब शक्ति देव स्तर पर पहुंच गए हैं और छाया संप्रदाय की 4 परछाइयों से कम नहीं होंगे। हमें विश्वास है कि हमारी वर्तमान ताकत के साथ हम निश्चित रूप से प्रमुख को नीचे नहीं खींचेंगे। हर कोई बोल पड़ा, रणवीर की मंजूरी पाने के लिए उत्सुक। सभी के चिंतित चेहरों को देखकर रणवीर मिश्रित भावनाओं से भर गए और उन्हें पाकर खुद को भाग्यशाली महसूस किया। लेकिन तुरंत ही उन्होंने गंभीर लहजे में कहा, मेरे रुद्रधाम के सभी भाइयों को कभी भी एक दूसरे को नीचा नहीं दिखाना चाहिए। लक्ष्य चाहे जो भी हो, तुम्हें हमेशा एकजुट रहना चाहिए और साथ आगे बढ़ना या पीछे हटना चाहिए। मैंने कभी नहीं सोचा कि तुम लोग मेरे लिए बोझ हो, और तुम्हें भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए। इसके अलावा रुद्रधाम में किसी को भी ऐसे विचार नहीं रखने चाहिए। इसके अतिरिक्त छाया संप्रदाय और रुद्रधाम 2 अलग अलग संस्थाएं हैं, जिनमें से प्रत्येक की अपनी जिम्मेदारियां हैं। इसलिए मिशन को अंजाम देते समय मैं स्थिति के आधार पर व्यवस्था करूंगा। तुम्हें एक दूसरे से अपनी तुलना करने की जरूरत नहीं है, और भविष्य में ऐसे विचार लाना बंद करो। प्रमुख, कृपया अपना गुस्सा शांत करें। हमारी सोच गलत थी। हम आपकी शिक्षाओं का सख्ती से पालन करेंगे। लोहित और अन्य लोगों ने तुरंत अपनी मुस्कुराहट हटा दी और शर्मिंदा भाव से कहा, धड़ाम धड़ाम। तभी कुछ ही दूरी पर अचानक 2 शक्तिशाली आभाएं फूट पड़ीं। ये नीलकंठ और करण हैं। उन्होंने भी सफलता प्राप्त कर ली है। साया उत्साह से चिल्लाया, सर्र सर्र। पल भर में 2 आकृतियां दौड़ती हुई आईं और तुरंत आधा झुक गईं। प्रणाम प्रमुख, हमने शक्ति देव स्तर प्राप्त कर लिया है। ये नीलकंठ और करण थे। बधाई हो, रणवीर मुस्कुराए। इस प्रकार सभी 8 नाग राजाओं ने केवल 2 दिनों में अपने स्तर को राजा स्तर से देव स्तर तक बढ़ा लिया था। अब से रुद्रधाम के 8 नाग राजा 8 देव स्तर के विशेषज्ञ होंगे। भले ही उनके पास प्रमुख न हो, ये लाइनअप अकेले ही विश्व स्तर पर किसी भी 3 महान निषिद्ध भूमि को टक्कर दे सकता था।
छाया संप्रदाय को जोड़कर इन दो प्रमुख ताकतों की संयुक्त शक्ति किसी भी निषिद्ध भूमि से आगे निकल जाती है और पहले से ही दुनिया की 3 महान निषिद्ध भूमि से ऊपर खड़ी है। रणवीर का आत्मविश्वास तुरंत बढ़ गया। भले ही उनका सामना अनंत अंधेरा से हो जाए, उनके पास लड़ने की ताकत होगी। छाया संप्रदाय का भयानक पहलू केवल 4 महान परछायां नहीं हैं, उनके पास कुछ तुरुप के भी हैं जिनका अभी तक उपयोग नहीं किया गया है। उन्हें विश्वास था कि ये दुश्मन जल्द ही उन्हें देखेंगे। चूंकि आप सभी शक्ति देव स्तर पर पहुंच गए हैं, इसलिए ठाकुर मठ पर हमला अब और भी निश्चित है। रणवीर ने कहा, क्या हर कोई शक्ति देव स्तर पर पहुंच गया है? नीलकंठ और करण ने लोहित और अन्य लोगों को सदमे में देखा। हे, उम्मीद नहीं थी ना, हमने तुमसे पहले ही शक्ति देव स्तर की सफलता हासिल कर ली। लोहित हंसा। क्या ये सच है? नीलकंठ और करण को यह अविश्वसनीय लगा। हर किसी का शक्ति देव स्तर तक पहुंचना, और वह भी एक ही समय में, ये बहुत ही आश्चर्यजनक था। क्या बात है, अभी भी विश्वास नहीं हो रहा। भाइयों, इन्हें दिखाओ, लोहित ने पुकारा। वज्र और अन्य सभी ने अपनी शक्तिशाली ऊर्जा छोड़ दी। ये वास्तव में शक्ति देव स्तर है। नीलकंठ और करण दंग रह गए, फिर तुरंत उत्साहित हो गए। ये बहुत अच्छा है। अब हमारे रुद्रधाम के 8 नाग राजा 8 देव स्तर के विशेषज्ञ हैं। नीलकंठ और करण के उत्साहित भाव देखकर लोहित और अन्य लोग बोर हो गए। वे दोनों को चिढ़ाना चाहते थे और उनके आत्मविश्वास को ठेस पहुंचाना चाहते थे, लेकिन वे दोनों तो बहुत खुश थे। लोहित केवल ईमानदारी से उन्हें अपनी सफलता का कारण बता सका। लानत है, तो प्रमुख ने तुम्हारी मदद की। मुझे पता था करण, और मेरी साधना तुम लोगों से थोड़ी मजबूत थी। नीलकंठ ने खींचते हुए कहा, क्या तुम हमें कम आंक रहे हो? हम सब अब देव स्तर के विशेषज्ञ हैं। आ जाओ, थोड़ा मुकाबला हो जाए। सावधान रहना, वरना नाग राजाओं के मुखिया के रूप में तुम्हारा पद सुरक्षित नहीं रहेगा। लोहित और अन्य लोग कोशिश करने के लिए उत्सुक थे। आ जाओ, आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि 8 नाग राजाओं के मुखिया का खिताब सिर्फ दिखावे के लिए नहीं है। नीलकंठ ने श्रेष्ठता का नाटक करते हुए कहा, बस करो, तुम सब मिलकर सैकड़ों साल के हो, बकवास बंद करो। चूंकि सभी ने सफलता प्राप्त कर ली है, अब ठाकुर मठ पर हमला करने का समय है। रणवीर ने तुरंत आदेश देना शुरू कर दिया। नोटिस जारी करो, 50,000 रुद्र सेना के जवान पूरे पूर्व देश में तैनात रहेंगे और किसी भी स्थिति का फायदा उठाने वाले के खिलाफ कड़ी निगरानी रखेंगे। इसके अलावा 3 लाख रुद्र सेना के जवानों को दिल्ली में भाभी और रूही की सुरक्षा के लिए तैनात करो। शेष 2 लाख रुद्र सेना के जवान मेरे साथ ठाकुर मठ पर हमला करेंगे। गूंजते हुए आदेश कई दिनों तक गूंजते रहे। प्रमुख, हमारा क्या? नीलकंठ ने पूछा। रणवीर ने एक पल के लिए विचार किया। वज्र, आकाश और पृथ्वी, तुम पिछली बार मेरे साथ रुद्रधाम गए थे। इस बार मैं तुम्हें पूर्व देश की रक्षा के लिए पीछे रहने को कहूंगा। नीलकंठ, कूर्म, गरुड़ और श्वेत बाघ, तुम मेरे साथ ठाकुर मठ पर हमला करोगे। ये खबर सुनकर नीलकंठ और बाकी लोग बेहद उत्साहित थे। इस बीच आकाश और अन्य लोग अफसोस से भरे थे। अभी अभी शक्ति देव स्तर हासिल किया था और प्रमुख के साथ लड़ना चाहते थे। हालांकि यह एक आदेश था और सभी ने इसे बिना किसी आपत्ति के स्वीकार कर लिया, एक स्वर में उत्तर दिया। पल भर में सभी 8 नाग राजा हरकत में आ गए। इसके बाद पूर्व देश में तैनात 10 लाख की मजबूत रुद्रधाम सेना ने संबंधित आदेश प्राप्त करने के बाद तुरंत सैनिकों की तैनाती शुरू कर दी। जब रात हो गई और अनन्या और रूही सो गईं, तब जाकर रणवीर हरी शिखर विला के बाहर प्रकट हुए। हवा में एक हेलीकॉप्टर पहले से ही चक्कर लगा रहा था। रणवीर ने अपने पैर जमाए, हवा में छलांग लगाई और पल भर में केबिन के अंदर पहुंच गए। ठाकुर मठ की ओर चलो। जी, नीलकंठ ने जवाब दिया, क्योंकि वह हेलीकॉप्टर उड़ा रहा था। रुद्रधाम के एक नाग राजा के रूप में वह विभिन्न कौशलों में माहिर था। जिस क्षण रणवीर ठाकुर मठ के लिए निकले, 2 लाख रुद्र सेना के जवान और अग्नि और हंसा के नेतृत्व में छाया संप्रदाय के 100 से अधिक लोग और अन्य 3 नाग राजा, सभी ने ठीक इसी पल कार्रवाई शुरू कर दी। जहां तक चांदनी, हिमानी और छाया संप्रदाय के अधिकांश सदस्यों का सवाल था, जैसे आकाश, पृथ्वी और वज्र, रणवीर ने उन्हें पूर्व देश की रक्षा के लिए रुकने का निर्देश दिया। अनन्या और रूही के यहाँ होते हुए रणवीर निश्चिंत नहीं हो सकते थे। ठाकुर मठ इस समय अभी भी बदले की साजिश रच रहा था और उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि रणवीर पहले ही लोगों का नेतृत्व करते हुए उन पर सक्रिय रूप से हमला कर चुका है। ठाकुर मठ, भले ही तुम साधना लोक की एक ताकत हो, चूंकि तुमने मुझ रणवीर रायचंद को उकसाया है, मैं तुम्हें नेस्तनाबूद कर दूंगा। बस मेरा इंतजार करो, रणवीर ने हेलीकॉप्टर से ठंडे स्वर में कहा। हत्या की मंशा की एक लहर जैसे पूर्व देश से बाहर निकली, आर्यावर्त के दिल को पार करती हुई सीधे पश्चिम देश की ओर बढ़ गई। वही ठाकुर मठ का मुख्यालय स्थित था। एक सांसारिक ताकत सक्रिय रूप से एक साधना लोक की ताकत पर हमला कर रही थी। इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा था। परिणाम चाहे जो भी हो, यह इतिहास के पन्नों में दर्ज होना तय था। अध्याय 332, महाआक्रमण का आगाज।
आधी रात को एक हेलीकॉप्टर चुपचाप पश्चिम देश में दाखिल हुआ। 1 या 2 घंटे बाद एक पहाड़ की चोटी पर एक आकृति खड़ी थी, कोई और नहीं बल्कि रणवीर रायचंद। ये पहले से ही पश्चिम देश का दिल था। प्राचीन काल से पश्चिम देश पहाड़ी रहा है और उन पहाड़ों, जंगलों और बियाबान में अनगिनत अजीब किस्से उभरे हैं। यहाँ तक कि राक्षसों, भूतों, अमरों और शैतानों की कहानियां भी असामान्य नहीं हैं। रणवीर गर्व से खड़े थे और उज्ज्वल चंद्रमा की रोशनी में दूर के पहाड़ स्याही की तरह दिखाई दे रहे थे। चोटियों पर चोटियां जमी हुई थीं। ठाकुर मठ का मुख्यालय इन्हीं पहाड़ों में स्थित था। ये बहुत अच्छी तरह से छिपा हुआ है। अगर आम लोगों को पता भी होता कि ठाकुर मठ कहाँ है तो शायद वे अंदर नहीं जा पाते, रणवीर ने ठंडे स्वर में कहा। सर्रा सर्रा सर्रा। तभी कई आकृतियां पहाड़ की चोटी पर उतरी। ये नीलकंठ, कूर्म, गरुड़ और श्वेत बाघ 4 नागराजा थे। प्रमुख को रिपोर्ट करते हुए 2 लाख रुद्र सेना पूरी तरह से आ गई है और आपके अगले आदेश के लिए 10 कोस दूर इंतजार कर रही है। मेरा आदेश, ठाकुर मठ को 30 कोस के भीतर घेरने के लिए 1 लाख सैनिक तैनात करो। अन्य 1 लाख आक्रमण बल के रूप में कार्य करेंगे। इसके अलावा आग लगाने वाले बमों, विस्फोटकों और अन्य आधुनिक हथियारों का उपयोग करके ठाकुर मठ मुख्यालय पर हमलों की पहली लहर शुरू करने के लिए एक विशिष्ट दस्ते को बाहर निकालो। एक बार जब सभी कर्मी स्थिति में हों तो मेरे अगले निर्देशों की प्रतीक्षा करें। रणवीर ने आदेश दिया। जी। चारों नाग राजाओं ने एक साथ सिर हिलाया, फिर प्रमुख के आदेशों का पालन करने के लिए तेजी से चले गए। सर्रा सर्रा। चारों नाग राजाओं के जाने के ठीक बाद 2 और आकृतियां भूतों की तरह पहाड़ की चोटी पर दिखाई दीं। दोनों सुंदर महिलाएं थीं। एक ने लाल रंग के कपड़े पहने थे जिसका चेहरा नकाब से ढका था, उसके कमर तक लंबे बाल हवा में नाच रहे थे। दूसरी ने हरे रंग के कपड़े पहने थे, उसके बाल उसके सिर के ऊपर बंधे हुए थे, बर्फ जैसी सफेद त्वचा और एक छोटी सी काया। ये 2 महिलाएं अग्नि और हंसा थीं। उनकी मुद्राएं अप्सराओं जैसी थीं। संप्रदाय प्रमुख, छाया संप्रदाय के कर्मी सभी स्थिति में हैं। अग्नि ने कहा, मैं रुद्रधाम की हवाई सेना से प्रारंभिक हमला करवाऊंगा और फिर मैं तुम्हारे अचानक हमले की व्यवस्था करूंगा। सटीक समय मेरे अगले निर्देशों पर निर्भर करेगा। रणवीर ने कहा। जी। अग्नि और हंसा ने एक साथ सिर हिलाया, फिर हरकत में आई और पल भर में रात में गायब हो गईं। सबके जाने के बाद पहाड़ की चोटी पर केवल रणवीर बचे थे। उन्होंने एक सिगरेट जलाई। ठंडी हवा चल रही थी, जुगनू की तरह चिंगारियां टिमटिमा रही थीं, उनके ठंडे चेहरे को रोशन कर रही थीं। अब उन्हें ठाकुर मठ के खिलाफ महाआक्रमण शुरू करने के लिए केवल एक आदेश की आवश्यकता थी। हालांकि रणवीर अभी भी सही पल का इंतजार कर रहे थे। इस बार ठाकुर मठ को नष्ट करने के लिए वह इतनी सारी रुद्र सेना साथ नहीं लाए थे, क्योंकि ठाकुर मठ एक साधना लोक की ताकत थी और साधारण सेना की ताकत की विनाशकारी शक्ति सीमित होती। शिखर विशेषज्ञों के सामने एक अंतरशक्ति योद्धा भी केवल मरने के लिए अभिशप्त होगा। जो 2 लाख सैनिक वह लाए थे उनमें से 1 लाख केवल परिवेश की रखवाली के लिए जिम्मेदार थे। चूंकि उन्होंने ठाकुर मठ को नष्ट करने का फैसला किया था, इसलिए वह किसी को भागने नहीं देंगे। शेष 1 लाख वे थे जिनका रणवीर वास्तव में उपयोग कर सकते थे। इसके अलावा ये 1 लाख केवल ठाकुर मठ के साधारण साधकों को दबाने के लिए थे। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वे शक्ति राजा स्तर और उससे ऊपर के योद्धाओं को ज्यादा नुकसान पहुंचाएंगे। उस ताकत के योद्धाओं को मशीन गन की आग से भी नहीं मारा जा सकता था। इसलिए 4 नागराजा और छाया संप्रदाय के कर्मी तब अपनी भूमिका निभा पाएंगे। जहां तक ठाकुर मठ के प्रमुख जनार्दन ठाकुर और ठाकुर मठ के 4 असुरों में से अंतिम बचे एक का सवाल है, रणवीर उनसे खुद निपटेंगे। जब समीर नारंग और छवि लूथरा ने पिछली बार उनसे मुलाकात की थी तो रणवीर ने अपनी बातचीत के दौरान ठाकुर मठ की समग्र ताकत के बारे में पूछताछ की थी। ठाकुर मठ के प्रमुख जनार्दन ठाकुर के अलावा, जिसकी ताकत का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता था, सबसे मजबूत योद्धा 4 असुर थे। उनमें से 3 पहले ही रणवीर द्वारा मारे जा चुके थे, केवल एक बचा था जिससे डरने की कोई बात नहीं थी। कुछ बुजुर्ग स्तर के आंकड़े भी थे, सभी शक्ति देव स्तर पर, जिनकी संख्या कुल मिलाकर लगभग 1 दर्जन थी। अग्नि, हंसा और वह उन सभी से निपट सकते थे। अब विक्रम और अन्य भी शक्ति देव स्तर तक पहुंच गए हैं और वे समान स्तर के शक्ति देव योद्धाओं से निपटने में समान रूप से सक्षम हैं। रणवीर ने खुद से बड़बड़ाया। उन्होंने युद्ध के मैदान में खूनी लड़ाइयों के माध्यम से अपना रास्ता लड़ा था और उनके युद्ध कौशल समान स्तर के योद्धाओं से कहीं बेहतर थे। असुरों और देव स्तर के बुजुर्गों के अलावा ठाकुर मठ में बचे हुए सैकड़ों लोग सभी शक्ति देव स्तर से नीचे थे। उनके पास ज्यादा युद्ध शक्ति नहीं थी। सबसे मजबूत जनार्दन ठाकुर, समीर नारंग और छवि लूथरा वह सुनिश्चित नहीं हो सकते थे कि वे वास्तव में कितने मजबूत थे, लेकिन उन्होंने उनकी ताकत को शक्ति ब्रह्म स्तर की श्रेणी में आंका। साधना लोक के अंधार जगत से अधिक मजबूत होने का कारण काफी हद तक शक्ति ब्रह्म स्तर के विशेषज्ञों का अस्तित्व था, जो इसका एक महत्वपूर्ण कारण था। इससे ये भी पता चला कि शक्ति ब्रह्म स्तर तक पहुंचना एक बहुत ही कठिन स्तर था।
यहाँ तक कि ठाकुर मठ का प्रमुख भी इसी स्तर के भीतर फंसा हुआ था, अधिक से अधिक शिखर स्तर तक पहुंच रहा था। यही कारण था कि रणवीर ने आखिरकार कार्य करने की हिम्मत की। यदि वे केवल शक्ति ब्रह्म स्तर के भीतर थे तो उन्हें पूरा भरोसा था कि वह उन्हें मार सकते हैं। इसके अलावा भले ही वह कार्य न करें, पवित्र आश्रम द्वारा रखी गई जानकारी के अनुसार ठाकुर मठ पहले ही उन्हें मारने की तैयारी कर रहा था। दुश्मन के दरवाजे पर आने का इंतजार करने के बजाय पहले वार करना बेहतर था। दुश्मन चाहे कितना भी मजबूत क्यों न हो, रणवीर कभी नहीं डरे। ... सुबह के शुरुआती घंटों में पहाड़ शांत थे, जैसे कि पक्षियों और कीड़ों ने भी चुप्पी साध ली हो। रुद्रधाम सेना और छाया संप्रदाय के कर्मी सभी तेजी से आगे बढ़ रहे थे। रात के 2 बजे अग्नि और विक्रम ने एक के बाद एक रिपोर्ट दी। संप्रदाय प्रमुख, छाया संप्रदाय तैनात है। प्रमुख, रुद्रधाम तैनात है। तीर कमान पर था। अब वे बस रणवीर के आदेश का इंतजार कर रहे थे। मेरे अगले निर्देशों की प्रतीक्षा करो, रणवीर ने अभी भी सभी को इंतजार करने के लिए कहा। पहाड़ों के बीच ठाकुर मठ मुख्यालय, एक शानदार प्राचीन परिसर। अधिकांश कर्मचारी आराम कर रहे थे, केवल कुछ शिष्य संप्रदाय की रक्षा कर रहे थे जो ऊँघ रहे थे। भाई, सो मत जाना, बुजुर्ग ने हमें पिछले कुछ दिनों में अतिरिक्त सतर्क रहने के लिए कहा है, अगर रणवीर हमें मारने आता है। एक शिष्य ने अपने साथी को याद दिलाया। तुम क्या बात कर रहे हो? रणवीर ने हमारे ठाकुर मठ को उकसाया है और अब वह किसी भी क्षण मरने वाला है। वह ठाकुर मठ में आकर हमें मारने की हिम्मत कैसे करेगा? वह अपनी जिंदगी से ऊब चुका होगा। साथी ने तिरस्कार पूर्वक कहा। ये बात तो कुछ हद तक सही है। याद दिलाने वाला शिष्य आश्वस्त हो गया और झपकी लेने की योजना बनाई। वे पूरी तरह से अनजान थे कि बस कुछ ही कोस दूर। रणवीर ने समय की जांच की। 2:30 बजे, सुबह का मध्य बिंदु। समय पर वैज्ञानिक शोध के अनुसार ये वह समय भी है जब सामान्य नींद सबसे गहरी होती है। रणवीर ने अपनी न जाने कौन सी सिगरेट बुझाई और तुरंत एक आदेश जारी किया। रुद्रधाम के आकाश अग्रदूत, आगे बढ़ो। जी जी जी। पल भर में अनगिनत कर्मियों ने अपने वॉकी टॉकी के माध्यम से जवाब दिया। अगले ही पल कई हेलीकॉप्टर और लड़ाकू विमान सभी दिशाओं से ठाकुर मठ के ऊपर आ धमके। सर, पहरा दे रहे शिष्य ने तुरंत अपनी आंखें खोलीं। उसका चेहरा दहशत से भर गया और जल्दी से अपने साथी को चिल्लाया, जल्दी उठो। उसके साथी तुरंत जाग गए। क्या हुआ? क्या तुमने विमानों की दहाड़ सुनी? लानत है, विमानों की दहाड़ में क्या गलत है? ये कौन सा युग है? क्या विमानों का ऊपर से उड़ना सामान्य नहीं है? हर कोई नाखुशी से बड़बड़ाया। नहीं, यह विमान की दहाड़ थोड़ी अलग लग रही है, शिष्य ने समझाया। इसमें अलग क्या है? बकवास बंद करो, जल्दी करो और आराम करो, मुझे बहुत नींद आ रही है। बोलने के बाद उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और सोता रहा। धड़ाम धड़ाम धड़ाम। तभी ऊपर से दबी हुई गड़गड़ाहट जैसी भारी दहाड़ें आईं। यहाँ तक कि सोनिक बूम भी थे जो पहाड़ों के बीच बैंग के साथ फट रहे थे। इस पल पूरा ठाकुर मठ पूरी तरह से जाग गया। अध्याय 333, ठाकुर मठ पर कहर। द्वारपाल शिष्य उछल पड़े और जल्दी से ऊपर देखा तो आसमान विमानों से भरा हुआ था। सूं सूं सूं। तभी गोले एक एक करके गिरे, रात के आसमान में उल्काओं की तरह लकीरें खींचते हुए, जीवंत और रंगीन। बुरा हुआ, हम पर दुश्मन का हमला हुआ है। इन पहाड़ी द्वार शिष्यों ने निर्णायक रूप से चिल्लाया। उनकी आवाज फैलने से पहले ही गोलों की बारिश हो गई। धड़ाम धड़ाम धड़ाम। पूरा ठाकुर मठ पल भर में बमबारी का शिकार हो गया, जिससे हिंसक विस्फोट हुए। सन्नाटा एक पल में टूट गया और सभी कर्मी चौंक गए, भ्रम में इधर उधर भागने लगे। सूं सूं सूं। इस समय आग लगाने वाले बम गिरे, जिससे ठाकुर मठ तुरंत आग के समुद्र में बदल गया। भयंकर आग ने तुरंत आसमान और धरती को अपनी चपेट में ले लिया, अंधेरी रात को पूरी तरह से रोशन कर दिया। ये बहुत बुरा है, कोई ठाकुर मठ पर हमला कर रहा है, सब लोग सावधान रहो। पूरे ठाकुर मठ में एक क्रोधित दहाड़ गूंज उठी। ये ठाकुर मठ का अंतिम असुर कैरों ठाकुर उन्मत्त खड्ग था, जो एक सुरक्षित स्थान पर खड़ा था, अराजक दृश्य को देख रहा था। उसकी आंखें खून जैसी लाल थीं। कोई वास्तव में आधी रात को ठाकुर मठ पर हमला करने की हिम्मत कर रहा है। वे अपनी मौत को दावत दे रहे हैं। उसने आसमान की ओर देखा, जहां विमान लगातार ऊपर से गुजर रहे थे। हमला करने के लिए आधुनिक मारक क्षमता का उपयोग करते हुए कैरों केवल एक ताकत के बारे में सोच सकता था, रुद्रधाम। लेकिन ये कैसे हो सकता है? रणवीर ने उनके ठाकुर मठ का अपमान किया और पहले से ही अपरिहार्य संकट में है। वह यहाँ सक्रिय रूप से हमला करने की हिम्मत कैसे कर सकता है? कैरों पीटने पर भी इस पर विश्वास नहीं करता। इस समय एक दूर की पहाड़ी की चोटी पर रणवीर ने ठाकुर मठ मुख्यालय में जलती हुई लपटों को देखा। उसने तुरंत अपना फोन उठाया और दूसरा आदेश जारी किया। छाया संप्रदाय के सदस्यों, मेरे आदेश पर ध्यान दो, हमला शुरू करो। जी। अधिसूचना प्राप्त करने के बाद अग्नि और हंसा ने 100 से अधिक छाया संप्रदाय के सदस्यों का नेतृत्व किया और भूतों की तरह तेजी से ठाकुर मठ की ओर बढ़ चले।
पफ पफ पफ। जैसे ही छाया संप्रदाय के सदस्यों ने अपनी चाल चली, उन्होंने सीधे द्वारपाल शिष्यों को मार डाला। अपनी आखिरी सांस तक वे विश्वास नहीं कर सके कि कोई ठाकुर मठ पर हमला करेगा। इससे भी अधिक अविश्वसनीय बात यह थी कि हमलावर रणवीर के अधीन ताकतें थीं। छाया संप्रदाय के सदस्य बेहद तेज थे। ठाकुर मठ पर धावा बोलने के बाद उन्होंने कोई शब्द बर्बाद नहीं किया और तुरंत नरसंहार शुरू कर दिया। तुम लोग कौन हो? कैरों जोर से चिल्लाया और तुरंत अग्नि के सामने प्रकट हुआ। सुन। अग्नि ने कुछ नहीं कहा। उसके हाथ के एक इशारे के साथ एक चांदी की सुई निकली जो रात में दिखाई नहीं दे रही थी। जब तक वह उस तक नहीं पहुंची, कैरों अचानक चौंक गया। उसने जल्दी से अपना बड़ा हाथ घुमाया और एक प्राण शक्ति उभरी। बैंग! शून्य स्तर से तुरंत एक जोरदार धमाका हुआ और कैरों का शरीर कांप उठा। हालांकि उसने चांदी की सुई को नष्ट कर दिया, लेकिन उसकी हथेली पर स्पष्ट रूप से एक घाव दिखाई दिया और पट 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 ध्वनि के साथ खून टपकने लगा। छिपा हुआ हथियार, चांदी की सुई। तुम वास्तव में कौन हो? कैरों ने ठंडे स्वर में पूछा। सर, अग्नि ने अभी भी कुछ नहीं कहा। वे केवल अपने मिशन को अंजाम दे रहे थे और कभी एक अतिरिक्त शब्द नहीं बोलते थे। उसकी नज़र में ठाकुर मठ का हर व्यक्ति केवल एक लाश था। एक लाल आकृति चमकती हुई गुजरी और अग्नि तब कैरों के सामने प्रकट हुई, हथेली से प्रहार करते हुए, भयंकर ऊर्जा को उत्तेजित करते हुए। अगर तुम नहीं बोलोगी तो मरो। ठाकुर मठ में कोई भी जंगली हरकत नहीं कर सकता। कैरों दहाड़ा, तुरंत अग्नि के साथ हथेलियों से भिड़ गया। धड़ाम! एक जोरदार धमाके के साथ अग्नि का शरीर उड़ गया। ठाकुर मठ के 4 असुरों में से एक के रूप में कैरों के पास शक्ति ब्रह्म स्तर की साधना थी, जिससे अग्नि का शक्ति देव स्तर तुलना नहीं कर सकता था। यह अच्छी बात है कि तुम एक महिला शक्ति देव स्तर की साधना रखती हो, लेकिन मुझे मारने के लिए तुम काबिल नहीं हो। कैरों ने ठंडे स्वर में कहा, तुरंत एक कदम आगे बढ़ाया। बूम! आभा उमड़ पड़ी, सब पर हावी हो गई। उसका असली शरीर तेजी से अग्नि के सामने प्रकट हुआ और एक चौड़ी तलवार अचानक उसके हाथ में आ गई। प्राण शक्ति से ओतप्रोत ये भयानक हत्या की मंशा के साथ फूट पड़ी। कैरों, ठाकुर मठ के 4 असुरों में से एक, इस चौड़ी तलवार का उपयोग करने में माहिर था। अपने बड़े हाथ के एक घुमाव के साथ तलवार की ऊर्जा उमड़ पड़ी, जिससे लोगों के लिए अपनी आंखें खोलना असंभव हो गया। नरक में जाओ सुंदरी! कैरों दहाड़ा, अग्नि की ओर काटते हुए। सुन! तभी दूर से प्रकाश की एक धारा निकली। खटाक! ये तुरंत तलवार के ब्लेड से टकराई, चिंगारियां बिखेरते हुए। विशाल तलवार तुरंत उड़ गई और कैरों का बड़ा हाथ लगातार कांपता रहा। लौह तीर! उसकी निगाहें सिकुड़ गईं। जिस क्षण उसने अपनी चौड़ी तलवार घुमाई, तलवार की गति बहुत तेज थी, फिर भी विरोधी वास्तव में इसे मारने के लिए तीर का उपयोग कर सकता था। ये तीरंदाजी कौशल बहुत जबरदस्त था। उसकी निगाहें तुरंत घूम गईं, केवल एक आकृति को हरे रंग में तुरंत उसके सामने प्रकट होते देखने के लिए, वह भी एक महिला। क्या तुम ठीक हो? हंसा ने अग्नि से पूछा। मैं ठीक हूँ, चलो इसे मिलकर मारते हैं, अग्नि ने कहा। ठीक है। हंसा ने सिर हिलाया, तुरंत कैरों पर हमला करने के लिए सेना में शामिल हो गई। एक और देव स्तर मास्टर! कैरों ने गुप्त रूप से अपनी जीभ चटकाए। वे वास्तव में कौन थे? ठाकुर मठ पर हमला करने की हिम्मत करना एक बात थी, लेकिन 2 युवतियों के पास भी शक्ति देव स्तर की साधना थी। ये साधना लोक में दुर्लभ था। हाँ, तुम्हारी पृष्ठभूमि चाहे जो भी हो, अगर तुम ठाकुर मठ को उकसाने की हिम्मत करते हो तो तुम सब मर जाओगे, कैरों ने गुस्से में कहा। फिर अग्नि और हंसा के साथ लड़ना शुरू कर दिया। ये सब बहुत कम समय में हुआ। दूर पहाड़ी की चोटी पर रणवीर द्वारा छाया संप्रदाय के सदस्यों को निर्देश देने के बाद उसने तुरंत फिर से चिल्लाया, नीलकंठ, कूर्म, गरुड़ और श्वेत बाघ! सर्रा सर्रा सर्रा! 4 आकृतियां तुरंत उतरी। युद्ध में मेरे पीछे आओ, ठाकुर मठ का सर्वनाश करो। एक ही आदेश के साथ रणवीर का शरीर तुरंत चला, सीधे शून्य स्तर पर कदम रखते हुए एक पल में 10 फीट की दूरी तय की। एक स्वर्गीय देवता के अवतरण की तरह उनकी शक्ति बेजोड़ थी। जी! 4 नागराजाओं, लोहित और रक्तिम ने एक स्वर में उत्तर दिया। उनकी आंखें जलती हुई युद्ध की इच्छा से चमक रही थीं। उन्हें गहरा अफसोस था कि वे पिछली बार काल सागर और देवलोक के विनाश जैसी क्लासिक लड़ाइयों में भाग नहीं ले सके। इस बार साधना लोक में सीधे ठाकुर मठ का सामना करना निस्संदेह उनके अफसोस की भरपाई करने का एक शानदार अवसर था। इसके अलावा हर कोई शक्ति देव स्तर पर पहुंच गया था और वे सभी आगामी लड़ाई के लिए अविश्वसनीय रूप से उत्साहित थे। उनका खून खौल रहा था। जैसे ही रणवीर और 4 नागराजा ठाकुर मठ की ओर बढ़े, 1 लाख रुद्र सेना की एक छिपी हुई सेना भी अंतहीन पहाड़ों से उमड़ पड़ी। एक विशाल बाढ़ की तरह वे गुस्से में ठाकुर मठ की ओर दौड़ पड़े। आसमान से रुद्रधाम के विशिष्ट सैनिकों द्वारा शुरू किया गया हमला केवल एक छोटा क्षुधावर्धक था, जैसे युद्ध से पहले बिगुल बज रहा हो। अकेले यह मारक क्षमता ठाकुर मठ को नष्ट नहीं कर सकती थी। रणवीर की हरकतें ठाकुर मठ के विनाश की आधिकारिक शुरुआत थीं। .. ठाकुर मठ मुख्यालय।
मारक क्षमता की बमबारी के एक दौर के बाद जमीन तबाह हो गई थी और आग आसमान को छू रही थी। सभी कर्मी बाहर निकल आए। कुछ लोग सीधे गोलों से मारे गए, बेशक ये सबसे कम साधना वाले थे। अग्नि और हंसा से लड़ते हुए कैरों ने दूसरों को आज्ञा दी, इन हमलावर दुश्मनों को मार डालो, किसी को भी जिंदा मत छोड़ो। जैसे ही उसकी आवाज थमी, ठाकुर मठ के सभी कर्मी तुरंत छाया संप्रदाय के सदस्यों के साथ लड़ाई में शामिल हो गए। हालांकि छाया संप्रदाय के सदस्य जबरदस्त थे, लेकिन ठाकुर मठ में 10 से अधिक देव स्तर के बुजुर्ग थे, जिनके भयंकर हमलों ने छाया संप्रदाय के सदस्यों को सीधे दबा दिया। तुम ठाकुर मठ में मुसीबत पैदा करने की हिम्मत करते हो, तुम वास्तव में जीने से थक गए हो। एक देव स्तर के बुजुर्ग ने दहाड़ते हुए एक छाया संप्रदाय के सदस्य को एक मुक्के के साथ उड़ा दिया। तुम गलत हो, हम यहाँ मुसीबत पैदा करने नहीं आए हैं, हम यहाँ तुम्हारे ठाकुर मठ को समतल करने आए हैं। अचानक एक तीखी आवाज आई, जैसे बिजली की कड़कड़ाहट पूरे ठाकुर मठ में गूंज उठी। अनगिनत लोगों ने ऊपर देखा तो अंधेरे में हवा में चलते हुए एक आकृति को देखा, जैसे कोई बेजोड़ राक्षस राजा, जिससे उमड़ती हुई भयानक हत्या की मंशा निकल रही थी। धड़ाम धड़ाम, हर कदम ने दसियों फीट की दूरी तय की। उसके पैर पहाड़ों की तरह नीचे गिर रहे थे, हिंसक रूप से शून्य स्तर को हिला रहे थे। वह बेजोड़ आभा पहाड़ों को कुचलने में सक्षम लग रही थी, जिससे हर कोई चौंक गया। अध्याय 334। साख ने आसमान और धरती को हिला दिया, इस जगह को मेरे लिए समतल कर दो। सर, रणवीर ने छाया संप्रदाय के उन सदस्यों को पकड़ लिया जो हवा में उड़ा दिए गए थे, और तुरंत उनमें प्राण शक्ति का संचार किया, जिससे उनकी सुरक्षा सुनिश्चित हो गई। मेरे छाया संप्रदाय के सदस्यों को नुकसान पहुंचाया, अब तुम मरो, रणवीर ने ठंडे स्वर में कहा, लालची भेड़िया तलवार को थामते हुए, और अचानक एक ही वार में नीचे की ओर प्रहार किया। सुन, ये तुरंत रोशनी की एक शानदार धारा में बदल गई, सीधे शून्य स्तर को चकनाचूर करते हुए, और सीधे उस ठाकुर मठ के देव स्तर के बुजुर्ग की ओर बढ़ गई। हाँ, मुझे ठाकुर मठ में मारने की कोशिश, ये तो बस खुद को बहुत ज्यादा आंकना है। तुम चाहे कोई भी हो, आज तुम मरोगे। ये देव स्तर का बुजुर्ग ठाकुर मठ में बहुत लंबे समय से जमा हुआ था। ठाकुर मठ की नींव और ताकत ने उसे यह महसूस करने से रोक दिया कि रणवीर का तलवार का वार कितना भयानक था। इस देव स्तर के बुजुर्ग ने एक विशेष तकनीक का उपयोग किया, अपने हाथों से एक मोटी ऊर्जा की दीवार बनाने के लिए शक्तिशाली सुरक्षात्मक आभा का संचार किया। पल भर में लालची भेड़िया तलवार नीचे गिर गई। धड़ाम, एक जोरदार विस्फोट के साथ सुरक्षात्मक आभा से बनी दीवार हवा में ही चकनाचूर हो गई। इस देव स्तर का बुजुर्ग अचानक हौंफने लगा, उसकी आंखें आतंक से भर गईं। ये कौन सी तलवार तकनीक है? यह इतनी भयानक कैसे हो सकती है? तुम वास्तव में कौन हो? वह दहाड़ा, उसका चेहरा पहले ही खौफ से ढका हुआ था। पच, इससे पहले कि उसे कोई जवाब मिलता, लालची भेड़िया तलवार उस पर आ गिरी, एक पहाड़ की तरह नीचे कुचलती हुई, उसे तुरंत खून की लुगदी में पीस दिया, हर जगह खून बिखेर दिया, पूरे ठाकुर मठ को चौंका दिया। आग से रोशन रात में सभी के भयभीत चेहरे रोशन हो गए, वे बस इस पर विश्वास नहीं कर सकते थे। क्या मैंने गलत देखा? वह हमारा ठाकुर मठ का देव स्तर का बुजुर्ग था, एक ऐसा प्राणी जो 4 असुर राजाओं के बाद दूसरे स्थान पर था, फिर भी विरोधी की एक ही तलवार के वार से मारा गया, बिना विरोध करने की शक्ति के। बहुत भयानक। हौंफने की लहरें फैल गईं, जिससे सभी की हड्डियों में सिहरन दौड़ गई। हमेशा ठाकुर मठ में रहने के कारण उनका मानना था कि ठाकुर मठ के पास दुनिया में अद्वितीय ताकत है, और हर ठाकुर मठ का सदस्य सभी जीवित प्राणियों पर गर्व महसूस करता था। लेकिन इस समय वह सारा अहंकार पूरी तरह से चकनाचूर हो गया। किसी ने रात में ठाकुर मठ पर हमला करने की हिम्मत की, यहाँ तक कि एक देव स्तर के बुजुर्ग को तलवार से मार डाला, ठाकुर मठ की गरिमा को मिट्टी में मिला दिया। मेरा नाम रणवीर रायचंद है। तभी रणवीर की ठंडी चीख चारों दिशाओं में आसमान में गूंज उठी। हालांकि मारे गए देव स्तर के बुजुर्ग को इसे सुनने का मौका कभी नहीं मिलेगा, वह शांति से मरने में असमर्थ होकर मर गया। रणवीर का जवाब वास्तव में एक मृत व्यक्ति के लिए नहीं था, बल्कि पूरे ठाकुर मठ के लिए था। इसे युद्ध की औपचारिक घोषणा माना गया। वह रणवीर रायचंद आ चुका था। वह रणवीर रायचंद है। अनगिनत लोग पागल हो गए, सभी आसमान में उस बेजोड़ आकृति को खुली आंखों से घूर रहे थे। रणवीर रायचंद, अकेले ये नाम ठाकुर मठ को उथल पुथल में डालने के लिए काफी था, क्योंकि यह बहुत ही अविश्वसनीय था। ठाकुर मठ के पास हजारों साल की विरासत है, जो गहन नींव और अद्वितीय शक्ति जमा करती है, लेकिन पिछले महीने के भीतर ठाकुर मठ ने लगातार 3 असुरों और दर्जनों शीर्ष विशेषज्ञों को खो दिया था। उन सभी को अकेले रणवीर ने मार डाला था। इन घटनाओं ने लंबे समय से रणवीर और उसके अधीन रुद्रधाम को ठाकुर मठ की हित सूची में डाल दिया था। बस इन पिछले कुछ दिनों में ठाकुर मठ ने पहले ही बदले की तैयारी शुरू कर दी थी, लेकिन उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि रणवीर सक्रिय रूप से उनके आधार पर हमला करेगा, इतने क्रूर व्यवहार के साथ पहुंचेगा। रणवीर रायचंद, जिस क्षण उसने ये नाम सुना, कैरों, जो वर्तमान में भीषण युद्ध में लगा हुआ था, ने अचानक अपनी आंखें सिकोड़ लीं।
आसमान में लड़ाकू विमानों को देखने के बाद उसे संदेह हुआ कि यह रुद्रधाम है, लेकिन उसने जल्दी ही इस विचार को खारिज कर दिया। ठाकुर मठ को उकसाने के बाद रणवीर संभवतः यहाँ अपना रास्ता बनाने की हिम्मत कैसे कर सकता है। तथ्यों ने साबित कर दिया कि रणवीर ने वास्तव में हिम्मत की। लानत है, कैरो दहाड़ा तुरंत अग्नि और हंसा को पीछे धकेलते हुए फिर अपनी युद्ध तलवार को पकड़कर और तुरंत रणवीर की ओर बढ़ा। रणवीर, तुमने मेरे 3 असुर साथियों और मेरे ठाकुर मठ के इतने सारे शीर्ष विशेषज्ञों को मार डाला। न केवल तुम अपनी गलती नहीं मानते, बल्कि तुम यहाँ रात में हमला करने की हिम्मत करते हो। इतने कम लोगों के साथ तुम मारने के लिए भी पर्याप्त नहीं हो। तुम सब मर जाओगे। इतने कम लोग। रणवीर मुस्कुराए। तुरंत वह जोर से दहाड़ा, साथियों आओ। लुढ़कती हुई ध्वनि की लहरें बाहर निकल गईं। सर्रा 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 4 प्रमुख आकृतियां ठाकुर मठ पर उतरीं। वे ठीक नीलकंठ, कूर्म, गरुड़ और श्वेत बाघ 4 नागराजा थे। उसके बाद एक गड़गड़ाहट की आवाज आई। आग की रोशनी की मदद से दूर देखते हुए अंतहीन काली आकृतियां, जैसे एक घाटी में बहती हुई एक खामोश धार, ने तुरंत ठाकुर मठ को घेर लिया। ये रुद्रधाम की 1 लाख की सेना थी। भले ही उनकी साधना बहुत अधिक न हो, लेकिन वे सभी युद्ध के मैदान में तपे हुए फौलादी सैनिक थे। उनकी सामूहिक आभा आसमान में उमड़ पड़ी, जिससे ठाकुर मठ के सदस्यों के लिए एक महत्वपूर्ण निवारक पैदा हो गया। इतने सारे लोगों को देखकर कैरो थोड़ा दंग रह गया। अगर तुम्हें लोग चाहिए तो मेरे पास बहुत हैं, लेकिन तुमसे निपटने के लिए मैं काफी हूँ, रणवीर ने ठंडे स्वर में कहा। फिर जोर से चिल्लाया, सभी कर्मी मेरे आदेश को सुनो, मेरे लिए ठाकुर मठ को समतल कर दो। जी। एक प्रतिक्रियाशील चीख आसमान में गूंज उठी। उन सबको मार डालो। वह ताकत जिसे 4 नागराजा रोके हुए थे, आखिरकार इस समय फूट पड़ी। उनके आंदोलन के बाद 1 लाख रुद्र सेना ने भी अपना कत्लेआम शुरू कर दिया। छाया संप्रदाय के सदस्यों, आदेश सुनो। ठाकुर मठ में सभी से निपटो, किसी को पीछे मत छोड़ो। अग्नि ने निर्देश दिया, हंसा के साथ सभी छाया संप्रदाय के सदस्यों का नेतृत्व करते हुए भीषण लड़ाई जारी रखने के लिए। हालांकि केवल लगभग 100 छाया संप्रदाय के सदस्य आए थे, लेकिन उन्होंने जो युद्ध शक्ति प्रदर्शित की वह 1 लाख रुद्र सेना से कम नहीं थी। तो वे छाया संप्रदाय के सदस्य हैं। कैरों को अचानक एहसास हुआ। अफवाह थी कि यह रणवीर के नाम के तहत एक बेहद रहस्यमय ताकत थी, जहां हर सदस्य के पास अद्वितीय कौशल था। इस बार ठाकुर मठ पर हमला करते हुए रणवीर ने न केवल रुद्रधाम को बल्कि छाया संप्रदाय को भी लामबंद किया। क्या वह वास्तव में ठाकुर मठ को नष्ट करने का इरादा रखता था? हाँ रणवीर, तुम ठाकुर मठ के बारे में बहुत कम जानते हो। तुम्हारे रुद्रधाम में बहुत से लोग हैं, लेकिन वे सिर्फ साधारण सैनिक हैं। शीर्ष विशेषज्ञों के खिलाफ उनका क्या उपयोग है? छाया संप्रदाय के सदस्य मजबूत हैं, लेकिन केवल उन 2 महिलाओं के पास शक्ति देव स्तर है। तुम सब आज वैसे ही मरोगे। बैंग। जैसे ही उसकी आवाज थमी, एक आकृति अचानक उसके सामने नीचे गिरी। यह एक ठाकुर मठ का देव स्तर का बुजुर्ग था, प्रभाव से भारी खून बह रहा था। यह कैरो चकित था, जल्दी से अग्नि और हंसा की ओर देख रहा था। केवल उन 2 महिलाओं के पास इस देव स्तर के बुजुर्ग को हराने की ताकत थी, लेकिन वे दोनों बहुत दूर लड़ रही थीं, इसलिए स्पष्ट रूप से यह वे नहीं थीं। हा, शक्ति देव स्तर को तोड़ना वास्तव में रोमांचक लगता है। एक जोर की हंसी आई, और यह विक्रम था। ये रुद्रधाम का कोई व्यक्ति है। उसके पास भी शक्ति देव स्तर की साधना कैसे है? कैरो सदमे से भर गया था। ये सिर्फ वह नहीं है। रुद्रधाम के सभी 4 नागराजा जो मैं लाया हूं, उनके पास शक्ति देव स्तर की साधना है, रणवीर ने ठंडे स्वर में कहा। 4 देव स्तर। कैरो और भी अधिक चकित था, जल्दी से अन्य 3 की ओर देख रहा था। बिल्कुल, अन्य 3 नागराजाओं ने भी शक्ति देव स्तर की आभा के साथ विस्फोट किया। पहले इकट्ठा की गई खुफिया जानकारी के अनुसार रुद्रधाम के सभी 8 नागराजा शक्ति राजा स्तर के साधक थे। वे पलक झपकते ही देव स्तर के कैसे बन गए? कैरो इसे समझ नहीं पा रहा था। ये सिर्फ ये 4 नहीं हैं। रुद्रधाम के सभी 8 नागराजाओं के पास शक्ति देव स्तर की साधना है, लेकिन मैं बस अन्य 4 को नहीं लाया। ठाकुर मठ से निपटने के लिए उनकी आवश्यकता नहीं है, रणवीर ने उदासीनता से कहा। ठाकुर मठ से निपटने के लिए उनकी आवश्यकता नहीं है। ये सुनकर कैरो तुरंत आग बबूला हो गया। रणवीर, तुम बहुत अहंकारी हो। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, भले ही तुम्हारा पूरा रुद्रधाम लामबंद हो जाए, तुम ठाकुर मठ को हरा नहीं पाओगे, क्योंकि हम एक साधना लोक की ताकत हैं, न कि कुछ ऐसा जिसे तुम नश्वर दुनिया के योद्धा उकसा सको। जब एक नहीं 8 नागराजाओं ने एक साथ देव स्तर को छुआ, तब यह सिर्फ सफलता नहीं रही, यह युद्ध की घोषणा थी। रणवीर ने इंतजार नहीं किया, क्योंकि जो शक्ति अब उनके पीछे खड़ी थी वह सवाल नहीं पूछती थी, वह इतिहास बदलती थी। आधी रात पहाड़ों के बीच जब ठाकुर मठ सो रहा था, आसमान आग बन गया। तलवार गिरी, देव स्तर टूटा,
और एक नाम गूंजा, मैं रणवीर हूँ। यह हमला नहीं था, यह सफाया था।